नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम बात करेंगे कोशिका सेल के बारे में। कोशिका को इंग्लिश में सेल कहते हैं, लेकिन विज्ञान की भाषा में इसे साइटो कहा जाता है। इसलिए कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, कोशिका विज्ञान कहा जाता है। कोशिका की खोज सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की थी 1665 ईस्वी में। उन्होंने कॉर्क की एक पतली परत ली। कॉर्क मतलब लकड़ी का एक टुकड़ा। उन्होंने कॉर्क की एक पतली परत ली और उसे सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा। जब उन्होंने देखा तो उन्हें मधुमक्खी के छाते की तरह उन्हें दिखाई पड़ा। मधुमक्खी का छाता दिखे? जो गांव के होंगे वो तो देखे होंगे, जो शहर के होंगे वो किताब में देखे होंगे, है ना। यहाँ भी किताबें में दिख रहा है ना, डिस्प्ले पे नहीं, तस्वीर दिख रहा है। जो गांव के हैं वो सामने से देखे होंगे, है ना। उनका तो इमेज एकदम बन गया होगा दिमाग में, हाँ देखे हैं। और जो ज़्यादा शरारती होगा बच्चा गाँव में, आप रहे होंगे, मैं भी रहा हूँ, है ना। तो क्या करते थे बचपन में, इस पे डेमा फेंक देते थे और फिर मधुमक्खी पूरा उड़ने लगती थी और कई लोगों को मार देते थे, डस देती थी। और फिर गांव वाले हम लोग को पीटते थे, बच्चन को, कि तुम ही लोग मारे हो ना। तो ऐसे पिटाए हैं, आप लोग भी पिटाए होंगे, है ना। खैर, तो ये मधुमक्खी के छाते की तरह उन्हें दिखाई दिया। मधुमक्खी के छाता में छोटा छोटा घर होता है जिसमें मधुमक्खी रहते हैं। ये जो यहाँ पे दिख रहे हैं छोटा छोटा सा घर, है ना, उनका रहता मधुमक्खी की। इसी तरह से उन्हें दिखाई पड़ा। इसी को उन्होंने सेल का, कोशिका का। लेकिन उन्होंने जो कोशिका की खोज की वो कोशिका मृत थी, मरी हुई थी, जीवित नहीं थी। वो कोशिका मृत थी, मृत कोशिका थी। इसके बाद 9 साल बाद 1674 ईस्वी में लियोन हॉक ने जीवित कोशिका की खोज की। लेकिन जब भी एग्जाम में आ गया कि कोशिका की खोज किसने की या कोशिका शब्द किसने दिया, तो सीधे आंसर देना है रॉबर्ट हुक, क्योंकि इन्होंने कोशिका की सबसे पहले खोज की। भलाई मृत थी मगर कोशिका की खोज तो की इन्होंने ही ना। तो प्रश्न इसी तरह से आता है कि सीधे प्रश्न आएगा कि कोशिका की खोज किसने की, तो रॉबर्ट हुक। या कोशिका शब्द किसने दिया था, तो रॉबर्ट हुक ने दिया था। ऐसा प्रश्न नहीं आता है कि जीवित कोशिका किसने खोज की। अगर आ जाता है तो याद रखेगा लियोन हुक, पर ऐसा आता नहीं है। ये भी आता है ना कि रॉबर्ट हुक ने किस पर परीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी, तो कॉर्क के पतली परत पे। इसका कोई भी शॉर्ट स्क्रीन लेने की कोई जरूरत नहीं है और ना आपका लिखने की कोई जरूरत है। जिस फॉर्मेट में लिखा हुआ है इसी फॉर्मेट में पीडीएफ का लिंक आपको मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में रहेगा पीडीएफ का लिंक, और टेलीग्राम पे भी जैसे लिखा हुआ है या कुछ भी हम बोर्ड पर लिखेंगे उसी तरह से उसी फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। कोशिका का निर्माण मुख्य रूप से पानी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और न्यूक्लिक अम्ल से होता है। न्यूक्लिक अम्ल डीएनए और आरएनए। कोशिका में सबसे ज्यादा मात्रा में पानी पाया जाता है। लगभग 70 से 90% कोशिका में पानी होता है। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है। अभी हम प्रीवियस ईयर दिखाएंगे, पहले लेक्चर ले लें उसके बाद प्रीवियस ईयर भी दिखाएंगे। तो कई बार प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि कोशिका में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो पानी, जल की मात्रा कोशिका में सबसे अधिक होती है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। इसका मतलब क्या हो, संरचनात्मक यानी स्ट्रक्चर के स्तर पे और क्रियात्मक यानी फंक्शन के आधार पे, दोनों ही जगह पे सबसे छोटी इकाई है कोशिका। इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि एक घर है, मकान है, तो कैसे बना होता है, ईंटों से मिलकर बना होता है। तो बहुत सारे ईंट लगते हैं तो एक मकान तैयार होता है। तो मकान की अगर हम सबसे छोटी इकाई देखें, संरचनात्मक इकाई, तो हमें पाएंगे कि ईंट है, ईंटों से ही मकान जाके खड़ा हुआ है। उसी तरह किसी जीव का शरीर है, हम लोग का शरीर है या किसी पादप का या किसी जीव का शरीर है, वो कोशिकाओं से ही मिलकर बना हुआ है। कई कोशिकाएं लगे तो एक शरीर का निर्माण हुआ। तो कोशिका, इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि कोशिका और कोशिका के मिलने से क्या बनता है। बहुत सारे कोशिका मिलते हैं तो ऊतक बन जाता है, ऊतक। और बहुत सारे ऊतक मिलते हैं तो अंग बन जाता है, और बहुत सारे अंग मिलते हैं तो अंगतंत्र बन जाता है, अंगतंत्र। और अंगतंत्र कई मिलकर बनते हैं शरीर। शरीर बन गया, शरीर का स्ट्रक्चर तैयार हो गया और यहीं पे जीवन की शुरुआत हो जाती है। पर यहाँ पे जीवन की शुरुआत एक विकसित जीव में ही होते हैं। जैसे हम लोग हैं तो विकसित जीव हैं, जानवर है, हाथी, घोड़ा, बैल, भैंस, बकरी, ये सब क्या जीवित है, हमारा विकसित जीव है।
लेकिन जरूरी नहीं है कि जीवन की शुरुआत यहीं से है, जीवन यहां पर भी तो संभव है। जीव तो एक कोशिकीय भी होते हैं, बहुकोशिकीय जीव भी होते हैं। जैसे अमीबा है, वो तो एक कोशिकीय जीव है। पैरामीशियम एक कोशिकीय जीव है, उसके शरीर में अंग नहीं है, उसके शरीर में आंख नहीं है, कान नहीं है, जीभ नहीं है, उसमें लीवर नहीं है, फेफड़ा नहीं है, कोई भी अंग नहीं है। अंग तो छोड़िए ना, ऊतक भी नहीं है, उसके पास तो सिर्फ एक ही कोशिका है, उसी से उसका जीवन की शुरुआत है, वहीं पे जीवन उसका चल रहा है, ऊतक भी नहीं है। तो जीवन की शुरुआत यहीं से होती है, कोशिका से ही हो जाती है। जीवन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी है। लेकिन धीरे धीरे हम आते हैं तो वो ज्यादा विकसित जीव हो जाता है। लेकिन जीवन की शुरुआत जो हो जाती है, आरंभ होती है, वह यही कोशिका से ही। जरूरी नहीं है कि सब में ये पूरी स्ट्रक्चर हो तभी जीवन संभव है। एक कोशिकीय जीव भी है, उनका भी जीवन है। इसलिए बोला जाता है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, यहीं से जीवन की शुरुआत होती है। अब आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि सर अभी तो आपने बताया कि कोशिका भी किसी से मिलकर बना है। हाँ बना है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, पानी, लिपिड से मिलकर बना है। लेकिन क्या कोई ऐसा जीव है जो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बना है? नहीं है। क्या कोई ऐसा जीव है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट से बना हुआ है? नहीं है। तो जीवन की शुरुआत यहां से हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई है, कोशिका जीवन की संरचनात्मक इकाई है। अब क्रियात्मक की बात करें कि क्रियात्मक का मतलब क्या हो, यानी कार्य के आधार पर। तो हम यहाँ पे कुछ लिख रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, दौड़ रहे हैं, कुछ भी कार्य कर रहे हैं, तो कौन कर रहा है वो? हम लिख रहे हैं तो क्या हमारा हाथ लिख रहा है? हाँ हाथ लिख रहा है, लेकिन हाथ भी तो कोशिका से बना है ना। तो जीवों के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अंततः कोशिका के द्वारा किया गया कार्य होता है। हमारा शरीर वृद्धि कर रहा है, विकास कर रहा है, हमारा शरीर में उत्सर्जन हो रहा है, पाचन हो रहा है, श्वसन हो रहा है, सारे कौन कर रहा है? ये सारे कार्य कोशिका कर रहे हैं। हमारा शरीर वृद्धि भी कर रहे हैं। हम जन्म लिए थे तो इतना बड़ा थे, आज इतना बड़ा हो गए। तो इतना बड़ा हो गए तो इसमें मेरा क्या योगदान है? हमने क्या किया? यहाँ हम मान लीजिए हम जन्म लिए, यहाँ इतना छोटा थे हम, और इसमें ठीक है हम जन्म लिए तो हमारे शरीर में सभी स्ट्रक्चर था, अंग था, अंग तंत्र था, पूरी शरीर बना हुआ था, उसमें कोशिकाएं थी। लेकिन धीरे धीरे हमारा शरीर बड़ा हो गया, बड़ा हुआ तो कोशिकाएं नई भी तो आएगी ना, तभी तो शरीर बड़ा होगा। क्योंकि संरचना तो कोशिका से ही मिल रही है, बना हुआ है। जैसे एक मंजिला कोई मतलब घर है, 2 मंजिला बनाना है, ईंट और चाहिए ना। एक मंजिली बनी थी, एक और बनाना चाहते हैं तो ईंट हमें और आवश्यकता पड़ेगी। तो यहाँ थे हम, इतना छोटा थे, इतना बड़ा हो गए, तो और कोशिकाएं चाहिए। तो और कोशिकाएं कहाँ से आई? क्या हमने और कोशिका शरीर में डाल दी बाजार से खरीद के? बाजार में तो कोशिका बिकती नहीं है, न तो हम कोशिका को खाते हैं। तो कोशिका, अन्य कोशिका कहाँ से आ रही है? ये कौन कार्य कर रहा है? शरीर को कौन बढ़ा रहा है? तो कोशिका ही बढ़ा रहा है। तो हमारा शरीर जो वृद्धि कर रहा है वो कोशिका की वजह से कर रहा है। एक कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका को जन्म देती है और हमारा शरीर धीरे धीरे वृद्धि करता है, विकास करता है, सारे कार्य जो है कोशिका ही करता है। इसलिए बोला जा रहा है कि कोशिका क्रियात्मक इकाई भी है। कोई भी हम कार्य कर रहे हैं अंततः वह कोशिका के द्वारा ही किया जा रहा है। पौधे हम लगाते हैं, छोटा सा पौधा लगाएं, धीरे धीरे वो पौधा बड़ा हो जाता है क्योंकि नई कोशिकाएं जन्म हुई, वो कोशिकाएं ही, कोशिका की वजह से ही वृद्धि हो रहा है। इसलिए बोला जाता है कोशिका जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई। ये दोनों पॉइंट तो समझा दिए कि जीवों के द्वारा किया गया सभी कार्य अंततः कोशिका के द्वारा, और नई कोशिका की उत्पत्ति पुराने कोशिका से ही होता है, तभी हमारा जाकर शरीर वृद्धि करता है, विकास करता है। अब हम बात करें कोशिका सिद्धांत, सेल थ्योरी पे। कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन और सवान नामक वैज्ञानिक ने दिए थे। स्लाइडेन जो थे ये थे वनस्पति वैज्ञानिक, और सवान जो थे जंतु वैज्ञानिक थे। तो इन दोनों ही ने जंतु और पादप कोशिका पे अध्ययन किया और जो तथ्य मिला उस तथ्य को एक निष्कर्ष के तौर पे सामने रखा। उसी को बोलते हैं सेल थ्योरी, कोशिका सिद्धांत। इन्होंने अपने कोशिका सिद्धांत में बताए कि प्राणियों और वनस्पतियों का जो शरीर है वो कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बना है। लेकिन इनका सिद्धांत यह नहीं बता पाया कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है।
तो इस बात को बताने में इनका सिद्धांत असफल रहा। ठीक है, इन्होंने कहा कि प्राणी और वनस्पतियों का शरीर कोशिकाओं और उनके उत्पाद से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन हम तो जन्म लिए थे, इतना बड़ा हो गए, इतना बड़ा, तो नई कोशिका हमारे शरीर में कहां से आई, इस बात को इन्होंने नहीं बता पाया। तो सबसे पहले रडोल्फ विर्चो ने 1855 में इस बात को स्पष्ट किया कि कोशिकाएं विभाजित होती है और नई कोशिका की उत्पत्ति पूर्व स्थित यानी पुराने कोशिका के विभाजन से होता है, पुराने कोशिका के विभाजन से होता है। तो उन्होंने बताया, रडोल्फ विर्चो ने। डेट भी पूछा हुआ प्रश्न है ना, एसएससी सीएचएसएल में पूछा हुआ है, कब का है डेट तो नहीं याद आ रहा है, पर हाँ प्रश्न उसको हम ऐड किए हुए हैं, दिखाएंगे, अभी लेक्चर ले लें उसके बाद प्रश्न दिखाएंगे प्रीवियस ईयर। तो 1855 में उन्होंने बताए थे। अब कोशिका जो सिद्धांत है वो कोशिका पर ही लागू होगा, जहां कोशिका होगा उसी पर लागू ना, कोशिका सिद्धांत है तो कोशिका से ही संबंधित है। अब निर्जीव है, जैसे ये पेन है, इसमें तो सेल नहीं है, कोशिका नहीं है, तो कोशिका नहीं है तो क्या इस पर कोशिका सिद्धांत लागू होगा? नहीं होगा। विषाणु वायरस जो है वो उसमें भी कोशिका नहीं पाई जाती है, कोशिका संरचना सेल स्ट्रक्चर उसमें नहीं पाया जाता है। विषाणु जो होता है ना वो सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है, ना वो सजीव है ना निर्जीव है, वो दोनों है। जब वायरस किसी निर्जीव के सतह पर, जैसे पेन है निर्जीव है, इसके ऊपर यदि कोई वायरस है, जैसे मान लेते हैं कि कोरोना वायरस है, तो इस पेन के ऊपर कहीं पड़ा हुआ है तो वो निर्जीव है। ये अगर एक कोरोना वायरस यहाँ पे है तो वो इसी तरह से पड़ा रहेगा, वो वृद्धि विकास नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही वो कोरोना वायरस हमारे शरीर में किसी भी जीव के शरीर में प्रवेश किया, जैसे हम सांस लिए और वो प्रवेश कर गया मेरे सांस के माध्यम से हमारे शरीर में, तो जैसे हमारे शरीर में गया तो वो सजीव की तरह कार्य करना शुरू कर देगा, वो फिर वृद्धि करने लगेगा, एक वायरस कई वायरसों का निर्माण कर देगा, वो हमारे कोशिका की संरचना पे निर्भर करेगा, उसी से वो अपना जीवन चलाना शुरू कर देगा। लेकिन उसका खुद का स्वयं का सेल स्ट्रक्चर नहीं होता, कोशिका संरचना नहीं होती है, तो निर्जीव भी है सजीव भी। जब जीव के बाहर है तो निर्जीव, जीव के अंदर है तो सजीव, इसलिए बोला जाता है कि वायरस जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। तो इसमें खुद की जब सेल स्ट्रक्चर नहीं है तो इस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ, एक बार दो बार नहीं, कई बार, और कई एग्जाम में एसएससी रेलवे पीसीएस के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता है, तो वायरस पे, विषाणु पर। क्यों नहीं लागू होता है? वाई? क्योंकि इसमें सेल स्ट्रक्चर नहीं पाया जाता, कोशिका संरचना नहीं पाया जाता। अब ये तथ्य लिखा हुआ है, ये तथ्य तो शायद आपको मालूम ही होगा, है ना, संसार की सबसे बड़ी कोशिका छोटी कोशिका है ना, तो सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। सिर्फ माइकोप्लाज्मा याद रखिए नाम, बड़ा ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। माइकोप्लाज्मा एक जीव है, उसी की जो कोशिका होती है वो सबसे छोटी कोशिका होती है। सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंड। लेकिन ये संसार की बात हो गई। लेकिन यदि हम अपने मानव शरीर में बात करें तो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु, स्पर्म, जो कि मेल यानी लड़का के शरीर में पाया जाता है। और सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु ओवम, जो कि लड़की यानी फीमेल के बॉडी में पाया जाता है। और सबसे लंबी कोशिका है तंत्रिका तंत्र, क्या? न्यूरॉन। तंत्रिका जो तंत्र है, ये तंत्रिका तंत्र का जो कोशिका है वो विभाजित नहीं होता है। अब समझिए कि तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होगा तो क्या होगा? जैसे हमारा शरीर है, यहाँ पे कोई कट गया, ठीक है, चोट लग गया, तो क्या होता है? 2-3 दिन के बाद वो ठीक हो जाता है। कैसे ठीक हो जाता है? कि कोशिका विभाजित होकर नई कोशिका को जन्म देते हैं, उससे और फिर वो मरम्मत हो जाता है ना। जैसे कोशिका विभाजन होता है तो प्रजनन के लिए भी होता है, और हमारे शरीर में कट फट गया तो उसके मरम्मत के लिए भी कोशिका विभाजन होता है। जब सेल डिवीजन बात करेंगे तो आप समझाएंगे कि कौन सा विभाजन प्रजनन के लिए है और कौन सा विभाजन हमारे शरीर में कट फूट या अच्छा कहीं चोट लग गया, कट गया तो उसकी मरम्मत के लिए कौन सा कोशिका विभाजन उत्तरदायी होता है। तो हमारे शरीर में कहीं भी कट लग गया, चोट लग गया तो उसका मरम्मत हो जाता है कोशिका विभाजन के द्वारा, नई कोशिका का निर्माण होता है और वो क्षतिपूर्ति हो जाती है वहां पे। लेकिन तंत्रिका कोशिका विभाजित नहीं होती, तो अब क्या होगा? तो अगर इसीलिए ईश्वर ने दिमाग को खोपड़ी के अंदर ठीक से रखा है कि भैया तू ठीक से अंदर रह, कहीं चोट उट लग गया तो फिर मरम्मत नहीं होगी। इसलिए ईश्वर ने बहुत सोच समझकर दिमाग को, ब्रेन को खोपड़ी के अंदर रखा है ना, ऐसे नहीं रखा है ना। बहुत दिमाग है ना, ईश्वर है, दिमाग की क्या बात है, ईश्वर तो ईश्वर है ना, तो खोपड़ी के अंदर रखे हुए हैं। ईश्वर ने बहुत ध्यान दिया आपके ऊपर,
तो आप भी थोड़ा ध्यान दीजिए, है ना। बाइक उक चलाइए, गाड़ी चलाइए तो थोड़ा हेमलेट लगा लिया कीजिए, न तो यहाँ पे अगर चोट लग गई तो लग गई, फिर ठीक नहीं होगा, क्योंकि यहाँ की कोशिका विभाजित नहीं होती तो आपकी क्षतिपूर्ति नहीं होगी। वहाँ पे जो डैमेज कर गया तो डैमेज कर गया, नुकसान वो इसी रह जाएगा, फिर वो ठीक नहीं होगा, है ना। तो फिर आप दिमाग से पैदल हो जाएंगे तो फिर दिक्कत है ना। तो ठीक से रहिएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोशिका संरचना, सेल स्ट्रक्चर पे। एक कोशिका की संरचना, ठीक है, इसको तो आपको देख कर समझ ज्यादा नहीं आएगा, तो हम यहाँ पे एक रफ बनाते हैं, ठीक है, इससे समझिए। तो कोशिका में एक पाया जाता है सेल वाल, कोशिका भित्ति, सेल वाल, यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका भित्ति, यहाँ पे सेल वाल। इसके अंदर एक संरचना पाई जाती है, झिल्ली पाई जाती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, या उसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली। सेल मेम्ब्रेन या उसको बोले प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सीएम और पीएम दोनों लिखाया गया है ना, सेल मेम्ब्रेन। इसके अंदर एक पाया जाता है केंद्रक, ठीक है, केंद्रक, यहाँ पे लिखा है केंद्रक, कोशिका भित्ति, यहाँ पे प्लाज्मा झिल्ली लिखा हुआ, ठीक है। अब ये हम देखिए, यहाँ पे हम ये वर्ड नहीं बोल रहे हैं कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, हम ये लाइन नहीं बोल रहे हैं, है ना। ये समान स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, कोशिका भित्ति सभी कोशिका में नहीं पाई जाती है। अब कहाँ पाया जाती है, नहीं पाई जाती है, बात करेंगे, ठीक है। लेकिन इस स्टेटमेंट मैं नहीं दे पा रहा हूं, नहीं दे रहा हूं कि कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होती है, ऐसा हम लाइन नहीं बोल रहे हैं। एक समान स्ट्रक्चर बना रहे, जैसे मानो कि एक समान स्ट्रक्चर क्या है कि दो हाथ है, दो पैर है, दो आंख है, कान है, लेकिन कुछ ऐसे भी तो होते हैं जिनके 3 पैर हो जाते हैं अपवाद में, है ना। हाथ एक ही रहता है, आंख 2 की जगह एक ही रहता है, एक भी नहीं रहता है। एक समान स्ट्रक्चर होता है, वो हम बात कर रहे हैं। और किसमें क्या पाया जाएगा अभी बात करेंगे, जंतु कोशिका में पाया जाता है कि नहीं, पादप कोशिका में पाया जाता है कि नहीं, इस पर बात करेंगे, ठीक है। बस एक कोशिका में क्या क्या होता है उस पर बात कर लेते हैं। एक सेल मेम्ब्रेन, ये जो है रेड वाला कोशिका झिल्ली है, एक केंद्रक है। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच इस वाले भाग में तरल जेली जैसा पदार्थ पाया जाता है, जिसे बोलते हैं साइटोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव, कोशिका द्रव यहाँ पे लिखा हुआ है कोशिका द्रव। तो कोशिका द्रव किसके बीच में पाया जा रहा है, कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच। इसी तरह का पदार्थ, तरल जेली जैसा पदार्थ केंद्रक के अंदर भी पाया जाता है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म केंद्रक द्रव। और केंद्रक द्रव प्लस कोशिका द्रव दोनों को मिला के बोलते हैं जीव द्रव, प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म शब्द दिए थे पुरकिंजे ने, पुरकिंजे द्वारा यह शब्द दिया गया है, खोज किए थे डुजार्डिन ने। लेकिन बार बार यही प्रश्न पूछा जाता है कि प्रोटोप्लाज्म यानी जीव द्रव शब्द किसने दिया था, बार बार प्रश्न यही आता है, तो पुरकिंजे द्वारा दिया गया है, ठीक है। अब ये जो हमने बात किया डेफिनेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, लेकिन डेफिनेशन याद करने से अच्छा है कि आप डायग्राम से याद रखें। ये कई बार प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, केंद्रक द्रव या ऐसी कोशिका द्रव, या ऐसे ही प्रश्न पूछा हुआ है कि कोशिका द्रव किसके बीच पाया जाता है, तो कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच, और केंद्रक द्रव केंद्रक में, और पूरा मिला दें तो बोलते हैं जीव द्रव, है ना। जीव द्रव यानी कोशिका द्रव प्लस केंद्रक द्रव, है ना। और कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मध्य पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं, और एक को बोलते हैं केंद्रक द्रव, ठीक है। इस कोशिका द्रव में यानी साइटोप्लाज्म में कोशिकांग पाए जाते हैं, जितने भी कोशिकांग हैं वो सब साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव में पाए जाते हैं। इसी में पाया जाता है सारे कोशिकांग, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे लिखा हुआ है ना, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, लवक, जितने भी कोशिकांग हैं वो सब कोशिका द्रव के अंदर पाए जाते हैं। तो पूरी कोशिका को हम 3 स्तर में बांट के पढ़ेंगे तो पूरी कोशिका को समझ लेंगे। एक हम बात करेंगे बाहरी आवरण, बाहरी आवरण में हम बात करेंगे कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली। उसके बाद हम अंदर चलेंगे तो ये इसमें आ जाएंगे कोशिका द्रव में, और कोशिका द्रव में हम बात करेंगे जितने भी कोशिकांग है कोशिका द्रव के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, राजधानी, राइबोसोम, सेंट्रोसोम, इस सब पे बात करेंगे। और उसके बाद हम लास्ट में बात करेंगे केंद्रक पे, और केंद्रक के अंदर पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए,
इतना बात कर लेंगे तो हम पूरी कोशिका को बढ़िया से समझ लेंगे। इसी को हम यहाँ पे बांटे हुए हैं 3 स्टेप में। इन्हीं 3 स्टेप में हम कोशिका को पूरी तरह से समझेंगे। बाहरी आवरण, कोशिका द्रव और केंद्रक। बाहरी आवरण में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन समझेंगे। कोशिका द्रव में हम सारे कोशिकाओं को समझेंगे, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और भी बहुत सारे हैं, सब पे बात करेंगे। और केंद्रक में बात करेंगे अनुवांशिक पदार्थ डीएनए पर। इन तीनों पर बात कर लिए, पूरी कोशिका को हम समझ लेंगे। तो अब एक एक करके शुरू करते हैं, समझते हैं। पहले समझते हैं बाहरी आवरण। बाहरी आवरण में पहले समझ लें सेल वॉल, कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पादप कोशिका में पाया जाता है और कुछ सवाल और जीवाणु में पाया जाता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होता है। यही जो है कोशिका भित्ति जो है, इसी जो है पादप कोशिका और जंतु कोशिका के बीच सबसे बड़ा अंतर है। एक दो और अंतर है, लेकिन पादप कोशिका और जंतु कोशिका में सबसे बड़ा अंतर यही है, कोशिका भित्ति सेल वॉल, कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये लाइन एग्जाम के लिए बहुत ही खतरनाक है, एकदम हॉट है ना, बार बार यूज किया जाता है। पादप कोशिका जंतु कोशिका में मेन अंतर है कोशिका भित्ति का, ठीक है, इसमें नहीं पाया जाता। इसलिए हम बोल रहे थे यहाँ पे लाइन कि मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि कोशिका, किसी भी कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति होता है, इसलिए हम नहीं बोल रहे थे। अब यहाँ जहाँ पे आप कोशिका भित्ति देखेंगे सबसे बाहर, इसका मतलब है कि वो प्लांट सेल है, पादप कोशिका है। लेकिन जंतु कोशिका अगर की हम बात करें, एनिमल सेल की बात करें, तो ये जो बाहर वाला लेयर है ब्लैक वाला जो सेल वॉल है, वो नहीं रहेगा, सिर्फ यहाँ पे रहेगा प्लाज्मा झिल्ली या कोशिका झिल्ली बोलिए, अब इसके अंदर रहेगा केंद्रक। कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए कोई भी अगर बोलेगा कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति है, नहीं, गलत है। कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति नहीं बोल सकते हैं। हाँ, ये बोल सकते हैं कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति है, क्योंकि वहां पे सेल वॉल है। लेकिन जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण तो कोशिका भित्ति हो ही नहीं गया, वो तो जंतु कोशिका का सबसे बाहरी आवरण प्लाज्मा झिल्ली होगा, कोशिका झिल्ली होगा, क्योंकि सेल वॉल नहीं है इसमें। कोशिका भित्ति निर्जीव और जटिल संरचना होती है। जैसे ना पौधे कितना कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं, तो कोशिका भित्ति की वजह से होते हैं। और जब मजबूत हैं, कठोर हैं, तो ये कोशिका को क्या करते हैं, अच्छे तरीके से उसकी आकृति देते हैं और उसकी सुरक्षा भी करते हैं। तो कोशिका भित्ति कोशिका की आकृति और उसकी संरचना को बनाए रखते हैं, उसकी सुरक्षा भी करते हैं। कोशिका भित्ति जो होता है पूर्ण पारगम्य होता है। पूर्ण पारगम यानी ये कोशिका के अंदर किसी भी पदार्थ को आने देता है और किसी भी चीज को कोशिका से बाहर जाने देता है, किसी को रोक टोक नहीं करता है, यानी फुली परमिएबल है, पूर्ण पारगम है। अब हम बात करें कोशिका भित्ति बनी किसकी होती है, तो पौधे की जो कोशिका भित्ति पाया जाता है वो सेलुलोज का बना होता है। तो पौधे की कोशिका भित्ति सेलुलोज का बना होता है। शैवाल की भी कोशिका भित्ति सेलुलोज का, जीवाणु का पेप्टिडोग्लाइकन और कवक का जो कोशिका भित्ति वो काइटिन की बनी होती है। याद रखिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की, है ना। कभी कभी मिलान करने के लिए पूछ देता है, तो चारों याद रखिएगा, है ना। सामान्यतः यही पूछता है कि पौधे की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की। अब हम बात करें प्लाज्मा झिल्ली, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन के बारे में। पहले कोशिका भित्ति को थोड़ा सा याद कीजिए। कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पादप कोशिका और कुछ जीवाणु सवाल में, जंतु कोशिका में अनुपस्थित था। कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है, चाहे वो पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, सवाल हो, कवक हो, कोशिका है कहीं पर भी तो उसमें सेल मेम्ब्रेन होगा, कोशिका झिल्ली होगा ही। तो कोशिका झिल्ली सभी प्रकार के कोशिकाओं में पाया जाता है और यह सजीव संरचना है, जबकि कोशिका भित्ति निर्जीव संरचना थी, यह सजीव संरचना है। कोशिका भित्ति क्या था, पूर्ण पारगम था, लेकिन यह जो है चयनात्मक पारगम है। चयनात्मक मतलब हुआ कि यह चुन चुन कर कोशिका से बाहर किसी चीज को जाने देगा या कोशिका में आने देगा, किसी को भी आनंद कोशिका के अंदर नहीं आने देगा या कोशिका से किसी भी चीज को बाहर नहीं जाने देगा। जिसकी जरूरत है उसको आने देगा या तो जाने देगा, यानी सिलेक्टिव परमिएबल है, या बोल सकते हैं अर्ध पारगम, सेमी परमिएबल है, चयनात्मक पारगम है। कोशिका झिल्ली प्रोटीन और लिपिड का बना होता है। ये एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है उत्तर प्रदेश PCS 2008 में,
कि प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है, तो प्रोटीन और लिपिड की। अब इसको समझ लेते हैं प्लाज्मोलाइसिस क्या होता है। इसको समझने के लिए हम आपके पास 2 गिलास लेते हैं, एक ए है ना, और एक ए है, दोनों समान है। इसमें है 100 ग्राम पानी, 100 ग्राम पानी, इसमें भी है 100 ग्राम पानी, 2 बार 100 का है लिखा रहा, पानी है, ठीक है। इसमें हम डाल दिए 100 ग्राम नमक, यानी नमक का हम शरबत बना रहे हैं और आपको हम पिलाएंगे, है ना। चीनी नहीं है मेरे पास, है ना, चीनी का पीना है तो खुद से पी लीजिए, हम तो नमक का पिलाएंगे आपको, ठीक है, बिना नींबू के, नमक नींबू भी नहीं डलाएगा, ठीक है। इसमें है 50 ग्राम नमक, जिसको ज्यादा नमक वाला पीना है तो ये वाला पी ले, और जिसको कम वाला पीना है ये वाला पी ले, ठीक है। चलिए, अब ये 100 ग्राम यहाँ पानी है और 100 ग्राम क्या है, नमक है। इसमें पानी दोनों में समान है लेकिन नमक की मात्रा अलग अलग है। तो अब बताइए कि इस, मान लेते कि ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो ये जो घोल बनेगा वो अति सांद्र घोल होगा, क्योंकि इसमें नमक की मात्रा ज्यादा है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो ये अति सांद्र घोल है, अति सांद्र घोल, ठीक से समझिएगा, क्योंकि ठीक से समझा देंगे सर तो हम तो ठीक से समझ ही जाएंगे। मेन तो चैलेंज यहाँ पे है, वहां तो कोई चैलेंज है ही नहीं आपके पास, है ना, यहाँ चैलेंज है ना। ठीक से समझाने वाला हो तो समझने में वाला में कोई दिक्कत है ही नहीं, है ना, कोई बात नहीं, हमें में दिक्कत है, हम ठीक से समझा दें, ठीक है। तनु घोल, आपके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है। आप समझ जाते हैं तो मेरे ऊपर कि हमने ठीक से समझाया, ना समझते हैं इसका मतलब हमने ठीक से नहीं समझा, है ना। चलिए समझते हैं। ये अति सांद्र घोल है, ये है तनु घोल, हाइपरटोनिक हाइपोटोनिक। अब इस दोनों में बताइए कि किसमें स्वतंत्र जल की मात्रा ज्यादा है। जल की मात्रा नहीं पूछ रहे हम, स्वतंत्र जल की मात्रा। स्वतंत्र जल की मात्रा के मतलब हुआ कि कहाँ पे पानी है, जैसे ए में है, यहाँ पे स्वतंत्र जल की मात्रा ज्यादा है कि नहीं। कि यहाँ पे पानी के बहुत सारे अणु अभी खाली हैं जो और भी नमक को घुला सकते हैं, लेकिन यहाँ 100 ग्राम घुला हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ पे पानी के अणु बहुत कम बचे होंगे जो कि और नमक को घुलाएंगे। यहाँ पे अभी उसके तुलना में ज्यादा बचे हुए, तो यहाँ पे स्वतंत्र जल की मात्रा ज्यादा है, यहाँ पे कम है। यदि ये दोनों को संपर्क में लाएं तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, इधर से इधर, किधर से इधर, इधर से इधर जाएगा, है ना। पानी जो है बी से ए की तरफ जाएगा, है ना, इसको बोलते हैं परासरण। तो तनु घोल और अति सांद्र घोल यदि संपर्क में आएगा तो अति सांद्र वाला जो घोल है पानी को सोखने लगेगा, पानी को अपने तरफ खींचेगा। अंगूर कभी पानी में ऐसी किशमिश या अंगूर, किशमिश डालें कभी पानी में, डाली होंगे, फुलाए होंगे, है ना। स्टूडेंट लोग तो चना किशमिश डालते हैं रात में, है ना, मैं भी डालता हूँ, ठीक है। चलिए, तो किशमिश आपने डाल दिया पानी में, सुबह फूल जाता है, क्यों फूल गया, किशमिश में और पानी, है ना। पानी क्या है, किशमिश के सामने तनु घोल हो गया, और किशमिश खुद अति सांद्र घोल हो गया, क्योंकि उसमें क्या की मात्रा, चीनी की मात्रा ज्यादा है, शुगर उसमें ज्यादा है, और पानी में कम है मिठास, वहां पे शुगर ज्यादा है तो अपने तरफ खींचेगा पानी को, है ना। तो अति सांद्र घोल हो गया किशमिश अपने आप में, ठीक है, तो पानी को सोखेगा, ठीक है। लेकिन यदि तनु घोल में डाला जाता है, मान लेते कि तनु घोल में किसी चीज को डालेंगे तो क्या होगा, तनु घोल में डाल रहे इसका मतलब कि जिसको हम डाल रहे वो अति सांद्र है, ठीक है। हाँ, तनु घोल में तो नहीं डाले ना, पानी तो तनु घोल ही नहीं था। यदि हम अति सांद्र घोल में डालते तो क्या होता, किशमिश को पानी में डाले तो तनु घोल था, इसलिए पानी को अपने तरफ खींच लिया किशमिश, और किशमिश फूल गया। यदि हम किशमिश तो खुद ही सूखा हुआ अंगूर मान लेते हैं, है ना, अंगूर को इसमें डाल देते हैं अति सांद्र घोल में, तो क्या होगा, तो अंगूर का जो पानी होगा वो बाहर निकलने लगेगा, ये जो होगा खींच लेगा, क्योंकि अति सांद्र घोल है ना, तो अपने तरफ पानी को खींच लेगा, और अंगूर सूख जाएगा, एकदम मुरझा जाएगा, सिकुड़ जाएगा पूरा तरह से। अब यहाँ पे समझते हैं, हमें तो समझना है कोशिका के बारे में, है ना, हमें तो समझना है
प्लाज्मोलाइसिस के बारे में। लेकिन इसी बात से समझना था, इसलिए हमने इतनी बातें की। अब क्या होता है, किशमिश और अंगूर छोड़िए, अब हम क्या करते हैं, कोशिका को इसमें डालते हैं। तो यदि ये कोशिका को अति सांद्र घोल में डालेंगे तो क्या होगा, जो अंगूर के साथ हुआ इसके साथ भी होगा, किसी के साथ भी होगा। तो अति सांद्र जहां भी घोल होगा वो उसको पानी को वहां से खींचेगा। तो हम कोशिका को अति सांद्र घोल में डालेंगे तो कोशिका का पानी बाहर निकलने लगेगा। कोशिका में से पानी निकले तो कोशिका का निर्जलीकरण होने लगेगा और कोशिका सिकुड़ जाएगा और कोशिका का अंततः फिर मृत्यु हो जाएगी। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस, कि जब किसी हम कोशिका को अति सांद्र घोल में डालते हैं तो कोशिका का पानी जो बाहर निकलने लगता है, उसका निर्जलीकरण होने लगता है और कोशिका की मृत्यु हो जाती है। इसी को बोला जाता है प्लाज्मोलाइसिस, कि पानी की कमी के कारण कोशिका सिकुड़ जाता है और कोशिका भित्ति से अलग हो जाता है और अंततः कोशिका का मृत्यु हो जाती है। अब दूसरा बात को सोचिए कि कोशिका को हमने अति सांद्र घोल में डाला तो पानी निकल के वो सिकुड़ गया, कोशिका की मृत्यु हो गई। यदि हम कोशिका को तनु घोल में डालो होते तो क्या होता, ये प्रश्न पूछा हुआ है 2022 में ग्रुप डी में, तनु घोल वाला। कैसे पूछा से समझते हैं। तनु घोल में डालते तो क्या होता है, तो तनु घोल इसका मतलब है कि कोशिका अति सांद्र है अपने आप में, तो कोशिका पानी को खींचता अपने तरफ, तो कोशिका क्या होगा, फूलने लगेगा, जैसे किशमिश फूलने लगता है। तो फूलेगा कि कोशिका तो फट भी सकती है ना, कोशिका फट भी सकती है। अब यहाँ पर सोचिए तो तनु घोल में डालेंगे, दोनों घोल समान होगा लेकिन कोशिका दो होगा, एक जंतु कोशिका एक पादप कोशिका। तो दोनों कोशिका तो पानी को सोखेंगे, तो कौन कोशिका जल्दी फट जाएगा, जंतु कोशिका या पादप कोशिका? जंतु कोशिका ना, क्यों, क्योंकि उसमें कोशिका भित्ति नहीं है, जबकि पादप कोशिका में कोशिका भित्ति है और मजबूत है, कठोर संरचना है। तो क्या होता, पानी को सोखेगा तो उस प्रेशर को वो झेलेगा, कोशिका को फटने नहीं देगा। लेकिन जंतु कोशिका जल्दी से फट जाएगा क्योंकि उसमें सेल वाल नहीं है, कोशिका भित्ति नहीं है। यही प्रश्न 2022 में पूछा हुआ प्रश्न था, यही लाइन यूज किया हुआ था कि ये तनु घोल में जब किसी पादप कोशिका, कवक कोशिका, जीवाणु कोशिका को अति तनु घोल में डाला जाता है तो जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों ही पानी सोखते हैं, लेकिन जंतु कोशिका फट जाता है, पादप कोशिका नहीं फटता है। तो ऐसा क्या है कि जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है, तो वह अनुपस्थित रहता है कोशिका भित्ति, इसकी वजह से वो जल्दी से फट जाता है। अति सांद्र जो घोल होता है वो खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में सहायक होता है। जैसे अचार बनता है घर में, है ना, दादी या माँ क्या करती है, अचार लगाती है घर में, क्या एकदम दिमाग लगाती है ना। दादी पढ़ी नहीं है, गांव में लोग अधिकांश पढ़े नहीं रहते हैं, लेकिन साइंस की जानकारी हमसे ज़्यादा उनको होती है, बस वो शब्द नहीं जानते हैं, बाकी प्रैक्टिकल हमसे ज़्यादा जानते हैं, है ना। हम तो खाली शब्द पढ़ते हैं, ज़्यादा उपयोग नहीं करते, वो सीधे जीते हैं जीवन को, साइंस को, है ना। खूब एकदम जो भी गांव में जुगाड़ लगाते हैं वो सारे साइंस पर टिका हुआ रहता है, सिर्फ उन्हें पता नहीं है कि यहाँ पे साइंस का काम कर रहा है, पर उन्होंने पूरा दिमाग लगाते हैं साइंस वाला। दादी क्या करती है, लाती है आम या नींबू का अचार लगाना, तो नींबू लाई, कुछ का अचार लगाना, जिसका लगाना लाई, आम लाई तो काट के आराम से 2 दिन पहले सुखा दी, उसके बाद एक बड़ा सा बुआम रखती है, उस बुआम में डाली और उसके बाद 2 पैकेट नमक डाल दी। अब समझिए, 2 पैकेट नमक डाली तो पूरा वहां पे अति सांद्र घोल बन गया। अति सांद्र घोल बन गया तो जीवाणु या कवक उसको खराब करने के लिए वहां पे जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लाज्मोलाइसिस के कारण उनकी मृत्यु हो जाएगी निर्जलीकरण की वजह से। जैसे टच करेगा जीवाणु कवक अचार को खराब करने के लिए, नष्ट करने के लिए, खुद ही नष्ट हो जाएगा, क्योंकि वहां पे नमक की मात्रा ज्यादा है, वहां पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, इसलिए अचार जो होता है खराब नहीं होता है, लंबे समय तक चलता है। नींबू का अचार तो 100 साल तक घर में रहता है, क्योंकि वहां पे नमक की मात्रा खूब रहता है। जैसे जीवाणु कवक जाएगा, किसको खराब कर देते हैं, जाएगा खुद ही नष्ट हो जाएगा, उसके अंदर से पानी निकल जाएगा और उसकी मृत्यु हो जाएगी निर्जलीकरण से। या फिर मुरब्बा जो होता है उसमें या चीनी की मात्रा सबसे ज्यादा होता है, तो वहां पे भी अति सांद्र घोल बन जाता है, जिससे मुरब्बा भी खराब नहीं होता हाली। तो अचार, मुरब्बा, डब्बे बंद खाद्य पदार्थ के लिए अच्छा होता है अति सांद्र घोल। अब हम बात करें कोशिकांग, एक पॉइंट हम समझ लिए, तीन पॉइंट पर हमें बात करना था, है ना। बाहरी आवरण समाप्त हो गया, समझ लिए।
कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों समझ लिए। अब हम बात करें कोशिका द्रव में हम बात करेंगे कोशिकांग पे, है ना। कोशिका द्रव तो बता ही दिया कि कोशिका झिल्ली और केंद्रक के बीच में पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव कहते हैं। मुख्य हमें समझना है मेन रूप से कोशिकांग, सेल ऑर्गेनल्स को, है ना। तो अब हम इस पे बात करेंगे और इसके बाद इस पे बात करेंगे और इसी के साथ पूरी कोशिका को हम समझ लेंगे। अब हम बात करें सेल ऑर्गेनल्स, कोशिकांग। कोशिकांग को संरचना के आधार पर 3 भाग में बांटा जाता है, दोहरी झिल्ली युक्त, एकल झिल्ली युक्त और झिल्ली रहित। दोहरी झिल्ली में है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। एकल झिल्ली में 4 हैं, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतःप्रद्रव जालिका, इसको इंग्लिश में नाम याद रखिएगा, है ना। इसको शॉर्ट में बोलते हैं ईआर। गोल्जी बॉडी यानी गोल्जिकाएं, लाइसोसोम और रसधानी, रसधानी को रिक्तिका भी बोलते हैं, वैक्यूल। और झिल्ली रहित कोशिकांग है राइबोसोम और सेंट्रोसोम, 2 है यहाँ पे। ये स्ट्रक्चर को भी याद रखिएगा, है ना। ये भी एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछा हुआ है 2022 या 22 में है, दरोगा बिहार दरोगा एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न था कि लाइसोसोम है, एकल झिल्ली, दोहरी झिल्ली, झिल्ली रहित। तो जिसको नहीं आता वो कॉमन सेंस क्या लगाया कि लाइसोसोम है तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहते हैं। तो कहा कि अच्छा आत्महत्या की थैली कहते हैं, इसका मतलब जल्दी से फटेगा तभी ना जब झिल्ली नहीं रहेगा। उन्होंने मार दिया कि झिल्ली नहीं रहता है, लेकिन गलत हो गया ना, लाइसोसोम में झिल्ली है ना, एकल झिल्ली, है ना। ऐसे ही प्रश्न पूछा जाता है, बोल देगा कि निम्नलिखित में से कौन दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, 4 ऑप्शन दे देगा, है ना। तो पहले समझ ले दोहरी झिल्ली, उसमें हम समझ लेते हैं पहले माइटोकॉन्ड्रिया। तो माइटोकॉन्ड्रिया पहला पॉइंट कि यह दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। अब दोहरी झिल्ली है तो पहले देख लेते हैं इसकी स्ट्रक्चर। यही है माइटोकॉन्ड्रिया, दोहरी झिल्ली है, एक झिल्ली है, एक झिल्ली ये वाला है मुड़ा हुआ, दोहरी झिल्ली है। इसके अंदर जो तरल पदार्थ है उसको बोलते हैं मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, है ना। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, द्रव्य है, तरल पदार्थ, द्रव्य। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए पाया जाता है, लेकिन ये डीएनए जो होता है एकल वृत्ताकार डीएनए होता है। इसे समांतर डीएनए जो होता है लंब रूप में पाया जाता है और लड्डी होता है ना, डबल हेलिक्स होता है। ये है एकल वृत्ताकार डीएनए। और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर है डीएनए, इसलिए इसको बोलते हैं एमडीएनए भी बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए। डीएनए सामान्यतः केंद्रक के अंदर पाया जाता है। बात किए थे ना अभी, हम दिखाए थे कि केंद्रक में हम बात करेंगे डीएनए, शुरू में बात किए थे यहाँ पे कि केंद्रक में पाया जाता है अनुवांशिक पदार्थ डीएनए। लेकिन केंद्रक के अलावा 2 ही ऐसे जगह है जहां पे डीएनए पाया जाता है। एग्जाम में कई बार पूछता है पूछा हुआ प्रश्न, 2 ही ऐसा जगह है जहां पे डीएनए पाया जाता है। एक है माइटोकॉन्ड्रिया और एक है लवक, लवक पर भी बात करेंगे। दोनों जगह पे डीएनए पाया जाता है। तो केंद्रक के अलावा 2 ही ऐसा जगह है जो बोल सकते हैं 2 कोशिकांग है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है, डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में तो देख ही रहे हैं और लवक भी अभी दिखाएंगे। इसमें राइबोसोम पर भी पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम जो होता है 70S राइबोसोम इसमें पाया जाता है, 70S राइबोसोम। और इसकी जो अंदर वाली झिल्ली देख रहे हैं वो जो है मुड़ी हुई रहती है, मैट्रिक्स के तरफ मुड़ी रहती है, अंगुली की तरह उसमें संरचना इसे बन जाती है, मुड़ती है। तो इसको बोलते हैं क्रिस्टी, जो अंगुली की तरह संरचना बन गई अंदर तरफ, उसको बोलते हैं क्रिस्टी। और क्रिस्टी के ऊपर कुछ घुंडी पाई जाती है यानी पुटिका पाई जाती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीसोम। तो मेन हमें याद करना है कि डीएनए भी माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है और राइबोसोम भी पाया जाता है। ठीक है, ये बात को हमें याद रखना है। और दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। माइटोकॉन्ड्रिया से जुड़े हुए और कुछ बातें हम कर ले। माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं कोशिका का पावर हाउस, कोशिका का शक्ति केंद्र, कोशिका का इंजन। तो क्यों कहते हैं? अभी हम शुरू में ही बात किए थे कि किसी भी जीव के द्वारा किया गया कोई भी कार्य अंततः कोशिका के द्वारा किया गया कार्य होता है। तो सारा कार्य करने का ठेका मिला हुआ है कोशिका को। तो कोशिका को एनर्जी भी तो चाहिए ना, शक्ति भी तो चाहिए, तब तो कार्य करेगा। तो शक्ति कहां से मिलेगा? तो शक्ति देता है माइटोकॉन्ड्रिया, क्योंकि एनर्जी जो चाहिए कोशिका को वह एटीपी चाहिए।
कोशिका को एनर्जी जो कोशिका उपयोग करता है कोशिका वो एटीपी के रूप में करता है, किसी अन्य रूप में वो ऊर्जा का उपयोग नहीं करता है। तो हम एनर्जी एटीपी के रूप में तो ना उपयोग करते कि मतलब खाते नहीं है भोजन के रूप में, क्या हम एटीपी लेते हैं? नहीं, हम तो खाते हैं दाल, हम खाते हैं भात यानी चावल, है ना, हम खाते हैं चोखा, हम खाते हैं भुजिया। तो उसमें क्या है? उसमें कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, ये सब है। एटीपी तो नहीं है। तो एटीपी नहीं है तो एटीपी कौन देगा कोशिका को? तो माइटोकॉन्ड्रिया देगा। कैसे देता है? तो हम कुछ भी खाते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, तो हमारा शरीर में जाकर वो ग्लूकोज के रूप में टूट जाता है और फिर उस ग्लूकोज को माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ता है, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड, जल और एटीपी के रूप में ऊर्जा प्राप्त होता है। और इसी एटीपी ऊर्जा का उपयोग कोशिका के द्वारा विभिन्न कार्यों को करने के लिए किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा केंद्र या शक्ति केंद्र, पावर हाउस, कोशिका का इंजन। माइटोकॉन्ड्रिया की वजह से ही कोशिका अपना कार्य कर पाता है, आगे बढ़ पाता है। इसी पॉइंट को हम एक ही पॉइंट को चार तरीके से लिख दिए हैं, है ना, चार तरीके से लिख दिए। एक ही पॉइंट लिखकर हम छोड़ सकते थे, लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि शब्द चेंज करता है, तो वहां पे आप फंसे नहीं, इसलिए हमने चार तरीके से लिख दिए हैं। एग्जाम में तो मेन चैलेंज होता है ना, शब्दों का खेल होता है। शब्द बदला, आप आते हुए प्रश्न नहीं बनाते हैं, घर पे आते, रूम पे आते हैं तो पता चलता है, दोस्त में बात होता है, अच्छा इसका मतलब यही तो था, तो अरे यार हम तो समझे ही नहीं, है ना। इसलिए हमने चार तरीके से लिख दिए। ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जा रहा है माइटोकॉन्ड्रिया में। उसको ग्लूकोज जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ता है उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन। तो हम इसी लाइन को लिख दिए हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिकीय श्वसन के द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। दूसरा पॉइंट में हम लिख दिए कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण द्वारा ऊर्जा का उत्पादन करता है। बात एक ही है, बस कहने का तरीका अलग है। एटीपी का उत्पादन करता है माइटोकॉन्ड्रिया और खाद्य पदार्थों का विघटन करके ऊर्जा का उत्पादन करता है, जिसका उपयोग कोशिकाएं विभिन्न कार्यों को करने के लिए करते हैं। एटीपी को कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहते हैं। क्यों कहते हैं कोशिका का ऊर्जा मुद्रा एटीपी को? अब इस पे बात करने से पहले अपने देश के बारे में बात करते हैं। अपना देश में क्या है? अपना मतलब हमारा देश में, हमारा देश में क्या है? कुछ भी खरीदना है तो क्या चाहिए? रुपया चाहिए, मुद्रा चाहिए। शर्ट खरीदना है, पैसा चाहिए। चश्मा खरीदना है, पैसा चाहिए। कलम खरीदना है, पैसा चाहिए। किताब खरीदना है, पैसा चाहिए, रुपया चाहिए। कुछ भी खरीदना है, मुद्रा चाहिए, रुपया चाहिए, है ना। इसी तरह से कोशिका को कार्य करने के लिए, कोई भी कार्य करना है कोशिका को, तो उसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी भी किस रूप में? एटीपी के रूप में। इसके अलावा वह एनर्जी के किसी भी रूप को स्वीकार नहीं करता, उसका उपयोग नहीं करता है, एटीपी के रूप में ही चाहिए। इसलिए इसको बोलते हैं कोशिका का ऊर्जा मुद्रा, क्योंकि ये कोशिका जो है ऊर्जा का उपयोग एटीपी के रूप में ही करता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, बार बार पूछता है, ठीक है। एटीपी का पूरा नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहते हैं। ये जो है दोहरी झिल्ली है, यदि बाहरी झिल्ली को हटा दिया जाए तो जो संरचना बनती है उसको बोलते हैं माइटोप्लास्ट। तो माइटोकॉन्ड्रिया को, बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं माइटोप्लास्ट, ठीक है। ये बात तो हमने कर दिया कि माइटोकॉन्ड्रिया में एकल वृत्ताकार डीएनए और राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम के साथ 70S राइबोसोम, है ना, 70S राइबोसोम। अब यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं कि कोशिका जो होता है दो प्रकार का होता है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अभी बात करेंगे, आज की क्लास में ही बात करेंगे उस पर, लेकिन इतना तो आप शायद जानते ही होंगे, नहीं भी जानते तो सुन लीजिए, बस बाकी विस्तार से अभी बात करेंगे हम। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम जो पाया जाता है वो 70S और यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S। माइटोकॉन्ड्रिया जो है सिर्फ यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है। तो जब यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है तो इसमें 80S राइबोसोम होना चाहिए था, लेकिन है इसके अंदर 70S राइबोसोम। तो ये तो विशेषता है प्रोकैरियोटिक कोशिका का। इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कि यूकैरियोटिक कोशिका के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका है। बोला जाता है इसको कि माइटोकॉन्ड्रिया यूकैरियोटिक कोशिकाओं के भीतर प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसको माना जाता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका है, क्योंकि इसकी विशेषता प्रोकैरियोटिक कोशिका की तरह है। ऐसा माना जाता है कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में भी 70S पाया जाता है। ये दोनों जो है
प्राचीन में प्रोकैरियोटिक कोशिका के रूप में ही विकसित हुए थे, लेकिन बाद में ये यूकैरियोटिक कोशिका में सहजीवी के रूप में प्रवेश कर गए और 70S राइबोसोम इसमें पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें लवक, प्लास्टिड। तो लवक भी क्या है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिका। दोहरी झिल्ली, पहले स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ठीक है, यही है प्लास्टिड लवक। तो एक झिल्ली ये है और एक झिल्ली ए है, इंटरनल और एक्सटर्नल मेम्ब्रेन। इसके अंदर भी डीएनए पाया जाता है। देखिए, तो दो ही ऐसा स्थान है यानी कोशिकांग है जिसमें डीएनए पाया जाता है, केंद्र के अलावा माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। याद रखिएगा एग्जाम के लिए। ये जो है इसमें भी वृत्ताकार डीएनए पाया जाता है, लेकिन इसमें जो डीएनए है द्विलड्डी यानी डबल हेलिक्स है। ठीक है, इसमें जो ये जो दिख रहे हैं सिक्का की तरह, इसमें भी राइबोसोम पाया जाता है। इसमें भी राइबोसोम जो है 70S राइबोसोम है। ठीक है, 80S नहीं है। ये जो देख रहे हैं सिक्का की तरह गोल गोल, इसको बोलते हैं थैलेक्वाइड। थैलेक्वाइड, और इस समूह को यानी थैलेक्वाइड के समूह को, ग्रुप को बोलते हैं ग्रेनम। ग्रेनम बोलते हैं। थैलेक्वाइड में ही क्लोरोप्लास्ट होता है जहां पे प्रकाश संश्लेषण होता है। हमें याद रखना बस, इसको डीएनए पाया जाता है और राइबोसोम पाया जाता है, बस। बाकी अन्य चीज पर ज्यादा बात करने की कोई जरूरत है नहीं, उससे कोई मतलब है नहीं। लवक जो है केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, सॉरी, लवक केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। यहाँ पे ब्लंडर हो जाती है अभी, है ना, गलती से बोला गया, सॉरी, है ना। कि लवक जो है पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। तो अभी हमने दो चीजें बात की है। एक हमने बोला कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। और एक दूसरा हो गया लवक, जो कि केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। ये दोनों याद रखिएगा, है ना। केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। इसमें वृत्ताकार डीएनए होता है और राइबोसोम 70S पाया जाता है। अभी हमने कई बार बोला इस लाइन को कि डीएनए केंद्रक के अलावा दो ही ऐसा जगह है जहां पे पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। ये लाइन को पूरा याद रखिए, कई बार एग्जाम पूछा हुआ प्रश्न है और कई एग्जाम में एसएससी, रेलवे, पीसीएस में पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अभी प्रश्न दिखाएंगे, पहले लेक्चर ले लो, उसके बाद प्रश्न भी प्रीवियस ईयर दिखाएंगे। लवक जो होता है 3 प्रकार का होता है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। हरित लवक, वर्णी लवक और अवर्णी लवक। इन तीनों का अगर रंग की बात करें, रंग जो होता है पिगमेंट की वजह से होता है, वर्णक की वजह, रंजक की वजह से होता है। हरित लवक का जो रंग है हरा होता है, क्योंकि उसमें क्लोरोफिल नामक रंजक पाया जाता है, पिगमेंट पाया जाता है। वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट का रंग होता है पीला या तो नारंगी लाल होता है। पीला जो होता है जैंथोफिल के कारण होता है और नारंगी लाल जो होता है कैरोटीन के कारण होता है। और ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक जो होता है वह रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा प्रश्न है कि रंगहीन लवक को क्या कहते हैं, तो ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, अब इन तीनों का कार्य समझ लेते हैं। तीनों का कार्य क्या है, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट का, इनको समझ लेते हैं। हरित लवक का कार्य है प्रकाश संश्लेषण करना, वहीं पे प्रकाश संश्लेषण होता है हरित लवक में। हरित लवक में प्रकाश संश्लेषण होता है, यहीं पे भोजन बनता है, उसका उपयोग पौधे करते हैं। इसलिए हरित लवक यानी क्लोरोप्लास्ट को पादप कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ द प्लांट सेल बोला जाता है। पादप कोशिका का रसोई घर, क्योंकि यहीं पे भोजन बनता है पौधों के लिए, प्रकाश संश्लेषण यहीं पे होता है। क्रोमोप्लास्ट वर्णी लवक का कार्य है फलों, फूलों और सब्जियों को रंग प्रदान करना, हरा रंग को छोड़कर। हरा रंग तो किसके कारण होता है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। क्लोरोप्लास्ट की वजह से उसमें हरा रंग पाया जाता है, उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, उसी की वजह से होता है। बाकी अन्य भी जो रंग देखते हैं फल, फूल और सब्जी का, वह रंग होता है वर्णी लवक के कारण, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ल्यूकोप्लास्ट यानी अवर्णी लवक का कार्य है खाद्य पदार्थों जैसे स्टार्च, प्रोटीन, वसा, इस सब का संग्रहण करना। और अवर्णी लवक यानी ल्यूकोप्लास्ट पादप कोशिका के उन हिस्सों में पाया जाता है, यानी पादप पौधे के उन कोशिकाओं में पाया जाता है जो प्रकाश से दूर रहते हैं। जैसे जड़ है, पौधे का जड़ है, तना है, बीज वाला जो भाग है, वो क्या होता है, वो प्रकाश से दूर रहते हैं, तो उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता है। वहीं पर मुख्य रूप से ल्यूकोप्लास्ट पाया जाता है और वहां पे भोजन को संग्रहित करके रखता है।
जैसे आलू है तो आलू मिट्टी के अंदर है, वहाँ प्रकाश संश्लेषण तो नहीं हो पा रहा है, तो वहाँ पे लिकोप्लास्ट पाया जाएगा और वो खाद्य पदार्थों को वहाँ पे संग्रहित रखेगा। जैसे गेहूं है, मक्का है, तो गेहूं का जो बीज होता है जिससे आटा बनता है उसमें तो वहाँ पे प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है, तो उसमें लिकोप्लास्ट पाया जाता है और वो खाद्य पदार्थों को संग्रहित रखता है। तो अवर्णी लवक पौधे के उन भागों की कोशिका में पाया जाता है जो कि प्रकाश से दूर रहते हैं, उसमें प्रकाश संश्लेषण नहीं होता, जैसे मक्का, आलू, गेहूं, है ना। कच्चा टमाटर है या कच्चा मिर्च, हरा जो मिर्च होता है, तो हरा है, जब टमाटर कच्चा है तो हरा रहता है, उसके बाद पक जाता है तो लाल हो जाता है। तो हरा है तो हम कहेंगे कि इसमें क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट हरित लवक के कारण इसका रंग जो है हरा है। लेकिन पक गया तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ चल गया, वो तो लाल हो गया। तो लाल किसकी वजह से हो गया, लाल हो गया तो हरित लवक तो खत्म हो गई। इसका मतलब हुआ कि तीनों प्रकार के जो लवक है एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। कच्चा टमाटर पकने के बाद लाल हो गया, इसका मतलब हो गया कि क्लोरोप्लास्ट क्रोमोप्लास्ट में बदल गया, यानी हरित लवक वर्णी लवक में बदल गया। रिवर्स भी हो सकता है, वर्णी हरित लवक में भी बदल सकता है। ऐसा होता है ना कि छोटा कोई फूल है तो रंग बिरंग का दिख रहा है, धीरे धीरे बड़ा होता है तो हरा हो जाता है, या हरा है धीरे धीरे बड़ा होकर रंग बिरंग का हो जाता है। तो तीनों प्रकार के लवक जो होता है आपस में परिवर्तित होते रहते हैं। पर्णहरित के केंद्र में, क्लोरोफिल के केंद्र में मैग्नीशियम धातु पाया जाता है जो प्रकाश के अवशोषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसको इस तरह से भी याद रखिएगा कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर है क्लोरोफिल और क्लोरोफिल के अंदर है मैग्नीशियम धातु। ठीक है, ऐसा ही प्रश्न पूछ जाता है तो इसको याद रखिएगा, मैग्नीशियम। ठीक है, पूछ जाता है कि क्लोरोफिल किसके अंदर पाया जाता है, तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर। मैग्नीशियम किसके अंदर पाया जाता है, क्लोरोफिल के अंदर। ठीक है, कैरोटीन मानव यकृत यानी लीवर में पहुंचकर विटामिन ए में बदल जाता है। ये प्रश्न ऐसे पूछा जाता है कि हमारे शरीर में क्या विटामिन ए कहाँ संचित रहता है, तो लीवर में, यकृत में। कैरोटीन जो हम गाजर है तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है, यदि हम उसका सेवन करेंगे तो हमारे शरीर में जाएगा तो वो विटामिन ए में बदलकर हमारे लीवर में जाकर वो संचित रहता है, वहां पे जमा रहता है। कुछ अन्य रंजक है जिसकी वजह से रंग मिलता है, जैसे टमाटर है तो उसमें जो रंग होता है लाल, वो लाइकोपिन के कारण होता है। लेकिन लाइकोपिन के कारण सिर्फ टमाटर ही लाल होता है, किसी अन्य जो लाल देखेंगे जैसे प्याज का रंग लाल है तो उसमें लाइकोपिन नहीं पाया जाता, उसमें एंथोसाइनिन पाया जाता है। ठीक है, चुकंदर है तो उसमें विटामिन पाया जाता है, गाजर है तो उसमें कैरोटीन पाया जाता है, लाइकोपिन सिर्फ टमाटर में पाया जाता है। ये था लवक। अब हम बात करेंगे झिली, एकल झिली युक्त। ठीक है, दोहरी झिली खत्म हो गए, दोहरी झिली में दो ही बात करना था ना, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। दोहरी झिली युक्त जो कोशिकांग था उसे हम समझ लिए। अब हम बात करेंगे एकल झिली युक्त कोशिकांग। एकल झिली में हम चार पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम और रसधानी। लेकिन इसमें से हम तीन को एक साथ पढ़ेंगे, गोल्जी बॉडी, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और लाइसोसोम। इन तीनों को एक साथ, एक ही साथ समझेंगे क्योंकि ये तीनों का कार्य जो है एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम इन तीनों को एक साथ समझेंगे। तो आइए समझते हैं तीनों को एक साथ, इस डायग्राम से समझ लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी नहीं, गोल्जिकाय, गोल्जिकाय को गोल्जी उपकरण भी बोल सकते हैं, लाइसोसोम, तीनों को समझते हैं। अब पूरी डायग्राम को एक बार ध्यान से मत देखिए, ठीक है, जहां पे हम दिखा रहे हैं वहां पे देखिएगा, पूरी डायग्राम को देखने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे हम सब डायग्राम को समझ लेंगे, पूरी डायग्राम को समझेंगे, लेकिन एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तीनों इसमें बना हुआ है, तो पहले एक एक करके पॉइंट को समझेंगे, जहां हम हाथ लेके जाएंगे बस उतना समझना है, बाकी अन्य जहां पे बना हुआ है नहीं देखना है ना, बोर्ड पर तो बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो जितना मैं बोल रहा हूं उतना तू लिखा कर, इसके बाद भी तू हमसे बड़ा दिखा कर, है ना। ठीक है, समझ में आया कि जिस तरह मैं बोलता हूं उस तरह तू लिख, और इसके बाद भी हमसे बड़ा तू दिख, है ना। चलिए, ये है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहां से अब ये बात को हटा रहे हैं, ठीक है, यहां से इधर वाला जितना भाग है उसको हटा देते हैं, इसके ये वाला इस पार्ट को हम खाली समझ रहे हैं। ठीक है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो तरह के होते हैं,
दरअसल होता है एक ही, दिखता है दो तरह का। जैसे अभी हमारा ये हाथ है, तो कितना तरह का कि एक हाथ है, लेकिन दिख रहा है कितना तरह से, दो तरह से दिख रहा है ना। हाथ का ए वाला भाग जिस पर सट है वो रुखरा है, रुखरा है ना। ए वाला भाग चिकना है क्योंकि इस पर सट नहीं है। या बोल सकते हैं ये काला दिख रहा है, ये गोर दिख रहा है, यानी मतलब अच्छा दिख रहा है ना। और ये काला वाला दिख रहा है, तो है एक ही, दिख रहा है दो। इसी तरह ये भी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक ही है लेकिन दिखता दो तरह से है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का वह भाग जिस पर राइबोसोम पाया जाता है, ये जो लाल दिख रहे हैं ना दाने दाने, ये राइबोसोम है। तो जिस पर राइबोसोम पाया जाता है उसको बोलते हैं रफ यानी खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिस पर राइबोसोम नहीं है उसको बोलते हैं चिकनी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है प्रोटीन का संश्लेषण करना, और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य है वसा का संश्लेषण, वसा का निर्माण करना। प्रोटीन का निर्माण दरअसल हो रहा है इस पर राइबोसोम की वजह से, राइबोसोम पाया जा रहा है, तो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन बनाना, इसलिए रफ इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन बनाता है। अब प्रोटीन और वसा बन गया, ठीक है। तो ये क्या होता है, आगे कोशिका में काम हुआ उसको कोशिका में जितनी जरूरत हो उसको पूरी होगा, और ज्यादा है कोशिका में प्रोटीन की मात्रा तो धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा, कोशिका से बाहर भी जाएगा। कैसे जाएगा इससे समझते हैं। तो बना, तो इंडोप्लाज्मिक प्रोटीन वसा का निर्माण करने के साथ साथ कोशिका वो धीरे धीरे आगे की ओर उसको बढ़ाता है, और वो जाकर गोल्जी बॉडी तक पहुंचा देता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जिकाएं की उत्पत्ति इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही होता है, इसी से होता है गोल्जी बॉडी की उत्पत्ति। और ये जो होता है प्रोटीन वसा को गोल्जी बॉडी तक पहुंचाता है। जैसी गोल्जी बॉडी के पास पहुंचता है तो गोल्जी बॉडी प्रोटीन वसा को पकड़ता है, मतलब संग्रहित करता है, उसको पैकेट बनाता है, पैकेट में उसको भरता है, रखता है, और उसके बाद श्रवण कर देता है, यानी कोशिका से बाहर कर देता है, अन्य कोशिका तक पहुंचा देता है। यानी ये कोशिका में बना उसमें प्रोटीन की मात्रा ज्यादा है, तो दूसरा में कम हो तो वहां चल गया, है ना। तो ये जो है गोल्जी बॉडी का जो काम है वो प्रोटीन वसा का संग्रहण, पैकेजिंग और श्रवण करना है। ये लाइन का बार बार एग्जाम में उपयोग किया जाता है, यानी प्रश्न इस तरह से पूछा जाता है कि कौन सा कोशिकांग प्रोटीन और वसा का संग्रहण, पैकेजिंग और श्रवण करता है। गोल्जी बॉडी ये बनाता है और ये उसको पैकेट बनाता है, यानी ये बना दिया प्रोटीन वसा, और अब ये इसका काम है डिलीवरी करना, है ना। तो पैकेट में बनाएगा, पैकेट में भरेगा, भरकर उसको पहुंचाएगा जहां जरूरत है वहां तक, ठीक है। और कोशिका से बाहर जो होता है श्रवण हो जाता है, श्रवण है ना, बाहर निकल गया, सेक्रेशन, ठीक है। लाइसोसोम की उत्पत्ति गोल्जी बॉडी से ही होता है पैकेजिंग के द्वारा, और लेकिन इस पैकेज में, इस जो पैकेट है लाइसोसोम बैग है, इसमें प्रोटीन वसा न होकर इसमें पाया जाता है अति शक्तिशाली एंजाइम। अब एक एक करके दोनों तीनों पर कुछ और बातें कर लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये तो बात की है कि इसमें एक एकल झिल्ली, तो तीनों है एकल झिल्ली युक्त, ठीक है। दो प्रकार का होता है आरईआर और एसीआर। आरईआर मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ है तो इस पर राइबोसोम होगा, तो राइबोसोम युक्त, स्मूथ है तो राइबोसोम रहित, इस पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। इसका कार्य प्रोटीन संश्लेषण, इसका वसा संश्लेषण। अभी बात की है प्रोटीन वसा का निर्माण करने के साथ अंतःकोशिकीय परिवहन व्यवस्था का निर्माण करता है। अंतःकोशिकीय मतलब कोशिका के अंदर ही ये प्रोटीन वसा को दूसरे जगह पहुंचाता है, मुख्य रूप से गोल्जी बॉडी तक पहुंचाता है, और वहां से फिर जो है गोल्जी बॉडी उसको पैकेज करके जहां पहुंचाना उसको जाके पहुंचा देता है। अब हम बात करें गोल्जिकाएं, गोल्जी उपकरण, गोल्जी बॉडी का। इसकी खोज किए थे कैमिलो गोल्जी ने। इसका जो मुख्य कार्य है अभी बात की है कि प्रोटीन वसा का संग्रहण, पैकेजिंग और श्रवण करना। श्रवण करता है तो इसलिए इसको बोला जाता है कोशिका का मुख्य श्रावी अंग है, या इसको बोला जाता है यातायात प्रबंधन है, कोशिका के अणुओं का यातायात प्रबंधन है। ये यातायात का काम करता है, यानी एक जगह से दूसरी जगह प्रोटीन वसा को संग्रहित करके भेजता है, ठीक है। इसका निर्माण इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ही होता है, निर्माण करता है। इस यातायात प्रबंधन मुख्य श्रावी अंग है, याद रखिएगा। मेन जो याद रखना ये बार बार यही लाइन एग्जाम में यूज किया जाता है कि कौन सा कोशिकांग लिपिड और प्रोटीन का, लिपिड मतलब वसा, संग्रहण, पैकेजिंग और श्रवण करता है। अब बात करें हम लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किए थे डी डुबे ने 1959 में। लाइसोसोम के अंदर पाया जाता है शक्तिशाली एंजाइम, और
लाइसोसोम अपने अंदर पाए जाने वाले शक्तिशाली एंजाइम के द्वारा कोशिका में आने वाले बाहरी अनावश्यक पदार्थ और खराब हो चुके कोशिकांग, जैसे कोशिका में बहुत सारे कोशिकांग है, जैसे ये हमने बात की, माइटोकॉन्ड्रिया है, गोलवक है, राइबोसोम, सेंट्रोसोम है, गोल्जी बॉडी है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यदि उसमें से कोई क्षतिग्रस्त हो गया, खराब हो गया, मृत हो गया, तो उसको क्या करता है लाइसोसोम, अपने शक्तिशाली एंजाइम को निकालकर उस पर डाल देता है, जिससे वो गलकर पच जाते हैं, यानी नष्ट हो जाते हैं, और कोशिका साफ हो जाता है, यानी साफ सुथरा रहता है। इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का कचरा निपटान कहते हैं। ये जितने भी कोशिका में कचरा है, क्षतिग्रस्त कोशिकांग और बाहरी से आने वाला अनावश्यक पदार्थ, ये सभी को अपने एंजाइम के माध्यम से गलाकर पचा देते हैं और कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, जिससे कोशिका की गतिविधियां ठीक से चलती है। इसलिए इसे बोलते हैं कोशिका का कचरा निपटान। जिस तरह से हमारे शहर में सफाई कर्मचारी का योगदान है शहर को साफ रखने का, उसी तरह कोशिका में योगदान है लाइसोसोम का, है ना। जैसे मान लें कि सफाई कर्मचारी यदि 1-2 दिन हड़ताल पे चले जाए तो क्या होता है, पूरी सड़क पे कचरा पड़ जाता है। 1-2-3 दिन में ही ऐसा हुआ था पटना में, मैं पटना में भी रहता हूँ, तो पटना में एक बार क्या होता है कि 3-4 दिन के लिए सफाई कर्मचारी हड़ताल पे चले गए, और मैं बाजार में निकला तो बहुत भीड़ लगा था। हमने पूछा भाई क्या हुआ है, कोई तो है नहीं, कार्यक्रम रंगारंग, इतना भीड़ लगा हुआ है। तो बोला कि सड़क पे कचरा पड़ा हुआ है। 10-15 मिनट हमें वहां पे जाने में लग गया। वहां पे गाड़ी तो कोई जा ही नहीं रहा था, गाड़ी आदमी के जाने का रास्ता नहीं था, बहुत लंबा एकदम ऊंचा हो गया था, बहुत लंबा दूर दूर तक फैला हुआ था, गाड़ी के जाने का रास्ता ही नहीं था। आदमी एक एक करके पार हो रहे थे, पार होने में 10 से 15 मिनट समय लग रहा था। 3 से 4 दिन में 1 महीना अगर हड़ताल कर दे सफाई कर्मचारी तो पूरी शहर की गतिविधियां ठप पड़ जाएगी, कहीं गाड़ी नहीं चल पाएगा। तो सफाई कर्मचारी का योगदान है शहर में जो भी गतिविधियां चल रही है उसके लिए। उसी तरह कोशिका में लाइसोसोम का योगदान है, सफाई कर्मचारी है लाइसोसोम कोशिका में। सिर्फ याद करते हैं ना कि लाइसोसोम आत्महत्या की थैली है ना, सिर्फ आत्महत्या ही नहीं करता, वो कार्य भी करता है बहुत अच्छा, है ना। लाइसोसोम अपने एंजाइम के द्वारा कोशिका को साफ रखने में कार्य करता है, लेकिन उसी एंजाइम से वो खुद को मार भी देता है। जब उसके ऊपर अत्यधिक कार्य का बोझ पड़ जाता है, उसमें तनाव हो जाता है, तो क्या होता है लाइसोसोम फट जाता है, खुद ही अपने आप को फाड़ लेता है। वो जैसे ही फटता है तो उसमें जो एंजाइम था वो सब बाहर निकलता है, जिससे पूरी कोशिका ही गल जाता है और पूरी कोशिका ही क्षतिग्रस्त हो जाता है। इसलिए लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली भी कहते हैं। लाइसोसोम की जो सर्वाधिक संख्या है वो WBC में पाया जाता है, इसलिए प्रतिरक्षा प्रणाली में भी लाइसोसोम सहायक है। वो एंजाइम के द्वारा रोगाणुओं को गला के साफ रखता है, मारता है रोगाणुओं को। यही बात हमने की है, आत्महत्या की थैली बोलते हैं सुसाइड बैग, क्योंकि इसमें शक्तिशाली एंजाइम पाया जाता है। लाइसोसोम जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता है। और इसका निर्माण गोल्जिका से हुआ था, शुरू में बात किए थे, पैकेजिंग के द्वारा। और इसे कोशिका का कचरा निपटान कहते हैं, है ना, याद रखिएगा ये वर्ड, बार बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न, कोशिका का कचरा निपटान किसे कहते हैं, या ये पूरा लाइन ही यूज करके पूछा हुआ प्रश्न है कि कौन सा कोशिकांग कोशिका में आने वाला बाहरी पदार्थ और खराब हो चुके कोशिकांगों को गलाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है, तो लाइसोसोम। और इसकी सर्वाधिक संख्या WBC में होता है। जब कोई कोशिका अपना समान जीवन चक्र पूरा करके मर जाती है तो उसको बोलते हैं, उस सिचुएशन को, उस स्थिति को बोलते हैं एपोप्टोसिस, या उसको बोलते हैं प्रोग्राम्ड सेल डेथ। इसके लिए माइटोकॉन्ड्रिया जिम्मेदार है। कैसे जिम्मेदार है, जैसी किसी कोशिका का जीवन समाप्त होने वाला है तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास सिग्नल चल जाता है, उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया अपना कार्य करना छोड़ देता है, पहले ही कार्य करना छोड़ देगा, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करना छोड़ देगा तो ऊर्जा नहीं बनेगा, ऊर्जा नहीं बढ़ेगा तो धीरे धीरे कोशिका मर जाती है। तो जब क्या होता है कोशिका अपने जीवन चक्र पूरा करके मर जाता है तो उसे बोलते हैं एपोप्टोसिस या प्रोग्राम सेल डेथ। अब 3 समझ लिए, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बच गया जो एकल झिल्ली में रसधानी, ठीक है, रिक्तिका। अब इसको समझ लेते हैं। तो ये एकल झिल्ली से घिरी रहती है रसदानी, उस झिल्ली को बोलते हैं टोनोप्लास्ट, टोनोप्लास्ट। रिक्तिका दोनों में पाया जाता है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में।
लेकिन पादप कोशिका में ये एक ही पाया जाता है, लेकिन बहुत बड़ा आकार का पाया जाता है, लगभग कोशिका का 90% हिस्सा को कवर करता है पादप कोशिका में। लेकिन जंतु कोशिका में छोटा पाया जाता है, लेकिन संख्या में एक से अधिक होता है। देखना चाहे तो देख सकते हैं, है ना, दिखाते हैं आपको। यह है पादप कोशिका, देखिए यह है रसधानी यानी रिक्तिका वैक्यूल, कितना बड़ा है, बहुत बड़ा है, कोशिका का लगभग 90% हिस्सा को कवर करता है। रसधानी का जो मेन कार्य है, ये मुख्य रूप से पादप कोशिका के लिए ही मतलब उपयोगी है। जंतु कोशिका में तो लाइसोसोम है, तो वो कोशिका को साफ रखता है, लेकिन पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो उसको वहां पे कोशिका को साफ रखने की जरूरत है, सफाई कर्मचारी तो वहां भी चाहिए, तो वहां पे है रसधानी। ये जो होता है पानी, कोशिकीय रस और अपशिष्ट पदार्थों को जो होता है संग्रहित करके रखता है और कोशिका से बाहर भी कर देता है। ये कई बार पूछा प्रश्न होता है कि पादप कोशिका में अपशिष्ट पदार्थों को कौन संग्रहित करता है, तो रसधानी रिक्तिका। और पादप कोशिका में बड़ा होता है, जंतु कोशिका में जबकि छोटा होता है, ये बात तो हमने की है। अब हम बात कर ले, लास्ट एक पॉइंट बच गया कोशिकांग में, क्या बच गया, 3 पॉइंट हमें बात करना था, दोहरी झिल्ली, एकल झिल्ली और झिल्ली रहित। तो ये चारों हमने दोनों समझ लिया, दोहरी झिल्ली और एकल झिल्ली। अब हम बात कर ले झिल्ली रहित। झिल्ली रहित में हम दो समझेंगे, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। समझ लेते हैं, राइबोसोम और सेंट्रोसोम। राइबोसोम, पहला पॉइंट तो यही कि क्या है, झिल्ली रहित कोशिकांग है। राइबोसोम का कार्य है प्रोटीन का निर्माण करना, इसलिए राइबोसोम को कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, प्रोटीन का कारखाना, प्रोटीन की कारखाना, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम का निर्माण आरएनए और प्रोटीन से होता है, इसी से मिलकर वो बना होता है। राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है, केंद्रिका, केंद्रक नहीं बोल रहे हैं, न्यूक्लियस नहीं, न्यूक्लियोलस, है ना, केंद्रिका के द्वारा होता है। नहीं समझ पा रहे अभी बात, तो इसको छोड़ भी सकते हैं, केंद्रिका जब ये बात करेंगे, अभी बात उसी पे करने ही वाला है। नेक्स्ट, केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रिका, ठीक है, उसी से राइबोसोम का निर्माण होता है, वही राइबोसोम का निर्माण करता है। राइबोसोम दो प्रकार के होता है, 70S और 80S। 70S राइबोसोम पाया जाता है जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा में पाया जाता है, या सीधे बोल सकते हैं कि ये जो है ये प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका अब सभी पादप और जंतु कोशिका, कवक में भी पाया जाता है। ये हुआ यूकैरियोटिक कोशिका। जो ये 70S और 80S है राइबोसोम, ये छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं, दो छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है। जो 70S है वो 30S और 50S से मिलकर बना होता है, 80S जो है 40S और 60S से मिलकर बना होता है। ये प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है 2022 से में ही पूछा हुआ है, प्रश्न ऐड किए हैं, दिखाते हैं उसको, कि प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई है, ये प्रश्न पूछा हुआ है। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में कैसा राइबोसोम पाया जाता है, 70S, उसकी उप इकाई कौन है, तो 30S और 50S, है ना, इसी से मिलकर बना होता है। तो राइबोसोम दो छोटी इकाइयों से मिलकर बना होता है, और ये दोनों छोटी इकाइयां सामान्यतः एक दूसरे से अलग रहते हैं, लेकिन प्रोटीन संश्लेषण के समय, प्रोटीन निर्माण के समय ये एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, और इनके जुड़ने में मैग्नीशियम उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। ये बात यहाँ पे लिखा हुआ है ना, कि मैग्नीशियम जो होता है इनके जुड़ने में उत्प्रेरक की भूमिका निभाता है। अब राइबोसोम है, तो राइबोसोम क्या है, कोशिकांग है। कोशिकांग कहाँ पाया जाता है, कोशिका द्रव के अंदर, सारे कोशिकांग तो कोशिका द्रव के अंदर है, इसे कोशिका द्रव के अंदर ही पाया जाना चाहिए था। लेकिन राइबोसोम कोशिका द्रव के अलावा 3 जगह पर है जो पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में देखे थे 70S, लवक में भी पाया जाता है 70S, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है जो कि 80S है, ठीक है, इसलिए लिखा हो ना 80S, इसमें 70, इसमें 70। एग्जाम में पूछा हुआ ऐसा प्रश्न है, दे देगा कि माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव और लवक में राइबोसोम पाए जाते हैं क्रमशः, उस ऐसा प्रश्न आता है, ठीक है। तो कोशिका राइबोसोम कोशिका द्रव के अलावा 3 जगह पर पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया, लवक और खुरदरी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, ठीक है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था ना, उस पे पाया जाता है। बस ये भी याद रखिएगा कि माइटोकॉन्ड्रिया और लवक में 70 है, कोशिका द्रव में 80S और खुरदरी में भी 80S पाया जाता है।
अब हम बात कर लें सेंट्रोसोम पे। सेंट्रोसोम ये भी क्या है, झिल्ली रहित है। ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। केवल, जहां वर्ड केवल लगा है ना, बहुत एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है ना। केवल के जगह बोले हैं, केवल कोशिका भी थी पादप कोशिका में, लवक केवल पादप कोशिका में। ये जो है सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। सेंट्रोसोम का कार्य है कि कोशिका विभाजन के समय यह गुणसूत्रों को विभाजित करने में सहायक होता है। यही है सेंट्रोसोम के बारे में, बस ये याद रखिएगा कि ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में अनुपस्थित होता है। तो ये था झिल्ली रहित कोशिकांग। तो हम पूरी कोशिकांग को समझ लिए, सारे जितने भी कोशिकांग थे उस सब पे बात कर लिए। अब हमें लास्ट बात कहाँ करना है, केंद्रक पे। उसी के साथ हम पूरी कोशिका को समझ लेंगे। ये पूरी हम बात समझ लिए। तो हम चल कहाँ से रहे थे और कहाँ तक हमें पहुंचना था, यहाँ पे हम बात कर रहे थे। यही से हम कहानी शुरुआत किए थे पूरी क्लास को, कि बाहरी आवरण समझेंगे, कोशिका द्रव समझेंगे और लास्ट में केंद्रक समझेंगे, और यहीं से हम कोशिका को पूरी तरह से समझ लेंगे। तो लास्ट बच गया हमें केंद्रक समझना, उसमें अनुवांशिक पदार्थ डीएनए, उस पर बात करना। तो अब शुरू करते हैं, केंद्रक समझते हैं। केंद्रक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन, है ना, दोनों रॉबर्ट है ना। दोहरी झिल्ली संरचना है केंद्रक भी। यहाँ पे देखिए, एक ये झिल्ली है, एक दोहरी झिल्ली संरचना है। केंद्रक के अंदर द्रव पाया जाता है, तरल जेली जैसा पदार्थ। तो क्या कहते हैं उसको, शुरू में बात किए थे, केंद्रक द्रव न्यूक्लियोप्लाज्म। केंद्रक में जो है ना छोटा छोटा छिद्र है, यहाँ पे देखिए, एक यहाँ पे एक खाली जगह, यहाँ पे है, यहाँ पे कटा हुआ रहता है, छिद्र रहता है, उसको बोलते हैं केंद्रक छिद्र। और केंद्रक में यही देखिए, यहाँ पे बात कर रहे थे ना केंद्रिका, केंद्रक के अंदर पाया जाता है केंद्रिका। और इसका कार्य क्या है, राइबोसोम का निर्माण करना। जो बात कर रहे थे राइबोसोम में, राइबोसोम का निर्माण केंद्रिका के द्वारा होता है। तो केंद्रक के अंदर केंद्रिका पाया जाता है, इसी के कार्य है राइबोसोम का निर्माण करना। केंद्रक में धागे की तरह संरचना पाई जाती है, जिसे हम बोलते हैं क्रोमैटिन, जो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से मिलकर बना होता है। केंद्रक का कार्य है कि कोशिका के सभी कार्यों को नियंत्रित करना। कोशिका में जितने भी कार्य हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया कार्य कर रहा है अपना, राइबोसोम प्रोटीन बना रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया शोषण कर मतलब कोशिका ऊर्जा उत्पादन कर रहा है। तो ये जो है केंद्रक सारे कार्यों को नियंत्रित कर रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया ठीक से कार्य कर रहा है कि नहीं, राइबोसोम कार्य कर रहा है ठीक से कि नहीं। इसलिए इसे केंद्रक को बोला जाता है कोशिका का नियंत्रण केंद्र, या कोशिका का मास्टर, कोशिका का मस्तिष्क, इसी को बोला जाता है। ठीक है, क्यों बोला जाता है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर होने वाले सभी कार्यों को नियंत्रित करता है। तो कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का मास्टर, मास्टर नहीं लिखा है, लिख लीजिएगा, वो भी पूछता है ना। कोशिका का मास्टर और कोशिका का मस्तिष्क कहते हैं केंद्रक को। क्रोमैटिन डीएनए और अनुवांशिक हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से। डीएनए जो है अनुवांशिक पदार्थ है और हिस्टोन प्रोटीन जो है गैर अनुवांशिक पदार्थ है। कोशिका विभाजन के समय डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन संघनित होते हैं और संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं, तो डीएनए बना लेते हैं, ऐसा बना ले, ऐसा तो होता नहीं है, तो जैसा होता है उसी बना लेते हैं। डबल हेलिक्स होता है ना, लंबा होता है इस तरह से, इस तरह से। ठीक है, और डीएनए के ऊपर जीन पाया जाता है ना, जीन पाया जाता है। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन यानी हॉर्स पावर नहीं लिखा हुआ है ना, अश्व शक्ति नहीं लिखा हुआ है, 746 वाट नहीं है ना, ये है क्या चाहिए, हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन संघनित होंगे, ये संघनित होने लगते हैं, और संघनित हो गए एकदम पूरी संघनित हो जाते हैं, और संघनित होकर गुणसूत्र का निर्माण करते हैं, बन जाता है गुणसूत्र। और गुणसूत्र के ऊपर जीन जो है एक बिंदु के रूप में पाया जाता है, एक बिंदु के रूप में जीन पाया जाता है, ये है जीन। अब यहां देख रहे हैं गुणसूत्र में दो डमरू की तरह है ना, डमरू बजाए है ना ऐसे, एक ये भाग होता है, एक इधर बीच में पकड़ने वाला होता है, उसी तरह दिखाई दे रहा है। इन दोनों को बोलते हैं क्रोमैटिड, इन दोनों को
दोनों भाग को बोलते हैं क्रोमैटिड, क्रोमैटिड। और दोनों क्रोमैटिड, किसी भी गुणसूत्र में दो क्रोमैटिड होता है, गुणसूत्र दो क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है, और ये दोनों ही क्रोमैटिड एक निश्चित बिंदु पर एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, जिसे हम बोलते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर, सेंट्रो, अरे हिंदी में लिख दे रहे हैं, कोई बात गोल दिक्कत, इंग्लिश में लिखना है तो सेंट्रोमीट लिख दिया, सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर, SCNTROMERE भी लिख सकते हैं, सेंट्रोमियर। तो एक कैसा, कब हुआ गुणसूत्र, कब प्रकट हुआ? कोशिका विभाजन के समय। तो किसी भी कोशिका में सामान्य स्थिति में, जब कोशिका विभाजित नहीं हो रहा है, सामान्य स्थिति में है, तो किसी भी कोशिका में गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। गुणसूत्र तभी प्रकट होता है जब कोशिका विभाजित होने लगता है। यह प्रोसेस होता है कोशिका विभाजन के समय। कोशिका जब विभाजित नहीं हो रहा है, सामान्य स्थिति में है, तो उसमें गुणसूत्र नहीं पाया जाता है, उसमें पाया जाता है क्रोमैटिन। बाकी गुणसूत्र केवल कोशिका विभाजन के समय ही प्रकट होता है। डीएनए क्या है? अनुवांशिक पदार्थ है जिस पर अनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है। डीएनए का वह विशिष्ट खंड, जैसे ये डीएनए है, यहां ये जो है ये विशिष्ट खंड हो गया उसका। तो डीएनए का वह विशिष्ट खंड जिस पर किसी अनुवांशिक लक्षण के लिए सूचनाएं पाई जाती है, उसको कहते हैं जीन। और जीन जो होता है अनुवांशिकता का इकाई होता है। जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक है, जबकि जीनों का जो वाहक है गुणसूत्र है, क्योंकि जीन गुणसूत्र तो डीएनए पे है, लेकिन कोशिका जब अनुवांशिक जो भी लक्षण होता है एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाएगा, और दूसरे पीढ़ी में जाएगा तो उस समय तो कोशिका विभाजन होगा, है ना। तो क्या होता है कि किसी कोशिका विभाजित होगा तो ये डीएनए का जो जीन है वो गुणसूत्र पर आ जाएगा एक बिंदु के रूप में। जीन यहाँ पे आ गया, जीने पर है अनुवांशिक गुण, अनुवांशिक लक्षण। तो जीन जो है अनुवांशिक गुणों का वाहक है, अनुवांशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ले जाता है, लेकिन जीनों का वाहक है गुणसूत्र, क्योंकि गुणसूत्र के ऊपर जीन है। जैसे समझे ना कि आप गाड़ी पर बैठे हैं, आपके ऊपर बैग है, तो आप बैग को लेकर जा रहे हैं, आपको गाड़ी लेकर जा रहा है, गुणसूत्र, गुणसूत्र के ऊपर जीन, जीन के ऊपर अनुवांशिक लक्षण। तो जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक, जीनों का वाहक गुणसूत्र, है ना। किसी भी प्राणी में जो गुणसूत्र होते हैं वो नियत होता है। जैसे मानव में गुणसूत्र है 23 जोड़ा, बंदर में 21 जोड़ा, मटर में 7 जोड़ा होता है। तो किसी भी प्रजाति में जो गुणसूत्र है वो फिक्स होता है, नियत होता है। अब जितने भी बात किए यहाँ पे लिखा हुआ है, यही सारे बात हमने किया, यहाँ पे लिखा हुआ कि क्रोमैटिन केंद्रक में धागे के समान पाए जाने संरचना डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन से बना होता है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थों का अनुवांशिक डीएनए अनुवांशिक पदार्थ जिस पर अनुवांशिक सूचनाएं पाई जाती है। डीएनए का वह विषय जिस पर सूचनाएं पाई जाती है उसे जीन कहते हैं। जीन अनुवांशिकता का इकाई है। यह लिखा हुआ कि सामान्यतः एक जीन किसी एक लक्षण को ही निर्धारित करता है, लेकिन कुछ अनुवांशिक लक्षण होते हैं जो एक से अधिक जीन से निर्धारित होते हैं, उसको बोलते हैं बहुजीनी प्रभाव, पॉलीजेनी इफेक्ट। कि एक से एक लक्षण है, बहुत सारे जीन से निर्धारित हो रहा है। डीएनए हिस्टोन प्रोटीन कोशिका विभाजन के समय संघनित होगा, जिससे गुणसूत्र बनेगा। गुणसूत्र पर जीन रहता है, गुणसूत्र किसी प्रजाति में फिक्स रहता है। जीन अनुवांशिक गुणों का वाहक है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है लक्षण को। जीनों का वाहक गुणसूत्र है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में लेके जाता है। सामान्य स्थिति में किसी भी कोशिका में क्रोमैटिन पाया जाता है। कोशिका विभाजन के समय ही गुणसूत्र केवल प्रकट होता है, सामान्य स्थिति में गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। प्रत्येक गुणसूत्र जो होता है 2 क्रोमैटिड से मिलकर बना होता है और दोनों एक निश्चित स्थान पर जुड़े होते हैं, जिसे सेंट्रोमियर कहते हैं। अब देखिए, अभी जितना हमने बात किया जंतु कोशिका और पादप कोशिका में, बोला ना कि कुछ जैसे कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। लवक पादप कोशिका में पाया जाता है, जंतु कोशिका में नहीं। जहां तहां बात हमने किया, अब उन सारे बात को एक जगह ला देते हैं, एक डायग्राम में ला देते हैं, ठीक है। तो यही एक डायग्राम हमने बनाया है जिसमें हमने अलग कर दिया कि जंतु कोशिका, पादप कोशिका। ये वाला जब भाग है जो ब्लैक है सर्कल, उसके इधर वाला ये, इसका मतलब हुआ कि ये केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। और ये जो सर्कल बता रहा है ये वाला ब्लैक, ब्लैक में रेड वाला, रेड से इधर वाला, ये जो बता रहा है इतना एरिया वाला, इसका मतलब हुआ कि ये केवल पादप कोशिका में पाया जाता है। और ये जो बीच वाला, इसका मतलब हुआ कि ये दोनों में पाया जाता है। जो दोनों में पाया जाता है वो ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है एग्जाम के लिए। जो केवल है ना, केवल पादप कोशिका में या केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है,
ये ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। लिख देगा, 4 ऑप्शन दे देगा निम्नलिखित में से कौन केवल पादप कोशिका में पाया जाता है ना। तो जो पहला हो या केवल हो, ये सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। तो लाइसोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। सेंट्रोसोम केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में नहीं। इसमें छोटे आकार का राजधानी, इसमें बड़े आकार का राजधानी। तो राजधानी तो दोनों में पाया जाता है, बस आकार का डिफरेंस है। इसमें सिलिया और फ्लैजेला पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। सिलिया फ्लैजेला क्या होता है कि कोशिका की सतह पर पाया जाने वाला बाल की तरह संरचना। सिलिया जो होता है बाल की तरह छोटा छोटा होता है, और फ्लैजेला जो होता है लंबा होता है, धागे के समान, पूंछ जैसा। लेकिन दोनों का कार्य है कोशिका को गति देना, जिससे कोशिका आगे बढ़े। जैसे अगर डायग्राम से देखना चाहे तो देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ये जो बाल है छोटा छोटा, ये बाल की तरह, इसको बोलते हैं सिलिया। और ये देखिए लंबा जो है पूंछ की तरह बड़ा सा, इसको बोलते हैं फ्लैजेला। दोनों का कार्य कोशिका को गति देना, ठीक है, गतिशील बनाना कोशिका को। जैसे ये शुक्राणु है, ठीक है, तो इसमें क्या पाया जा रहा है, ये देखिए ये है सिलिया, फ्लैजेला। फ्लैजेला क्या होता है, इस शुक्राणु को गति देता है, जिससे ये आगे जाता है और जाके अंडाणु से मिलता है, जिससे निषेचन होता है ना। तो ये गति देता है। और पादप कोशिका में बात है तो कोशिका भित्ति केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। लवक केवल पादप कोशिका में, जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और बड़े आकार के इसमें रसधानी, बाकी ये जो है दोनों में पाया जाता है। प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इस दोनों में पाया जाता है। अब बात करें हम कोशिका के प्रकार। सिलिया फ्लैजेला बात कर दिए, दोनों का में गतिशील बनाना कोशिका को। कोशिका के प्रकार, तो कोशिका 2 प्रकार का होता है, एक होता है प्रोकैरियोटिक, एक होता है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक जीवाणु, नीलहरी शैवाल, माइकोप्लाज्मा, इसको बोलते हैं यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक में होता है पादप, जंतु, कवक, ये सब जो होता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में आते हैं। जैसे पादप कोशिका और जंतु कोशिका में जो मेन अंतर है वो सेल वाल का है। यहाँ अंतर दोनों में जो मेन है वो केंद्रक को लेकर है, कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है, और इसमें जो होता है विकसित केंद्रक पाया जाता है। जो मेन अंतर यही है, और भी थोड़ा अंतर है दोनों में, लेकिन जो मेन अंतर यही है। अब हम प्रोकैरियोटिक कोशिका के डायग्राम देखते हैं। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका तो देख ही लेना, जैसे जंतु कोशिका का देखा ना इमेज, पादप कोशिका का देखे, वो तो यूकैरियोटिक कोशिका ही तो है। ये है प्रोकैरियोटिक कोशिका। तो कोशिका भित्ति पाया जाता है, जो कि कॉमन है, दोनों में पाया जाता है। यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। कोशिका झिल्ली भी दोनों में पाया जाता है, ये भी कॉमन चीज है, ठीक है। केंद्रक अनुपस्थित होता है, ये महत्वपूर्ण है। इसी बात पर दोनों में मेन अंतर होता है। इसमें डीएनए पाया जाता है, लेकिन ये डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। जब हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है तो गुणसूत्र कैसे बनेगा। इसमें एकल गुणसूत्र पाया जाता है, ज्यादा इसमें गुणसूत्र नहीं पाया जाता, क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन है ही नहीं। डीएनए में हिस्टोन प्रोटीन मिलता है तब तो गुणसूत्र बनता है ना, संघनित होकर, लेकिन इसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है। इसमें ये डीएनए आनुवांशिक पदार्थ है। एक और आनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है जो कि केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है, प्लाज्मिड, जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में एक अतिरिक्त आनुवांशिक पदार्थ है डीएनए के अलावा। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है, झिल्ली युक्त कोशिकांग, सिर्फ एक राइबोसोम पाया जाता है, बाकी कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया, लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम, सेंट्रोसोम, कुछ भी नहीं पाया जाता है। अब प्रोकैरियोटिक कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्या हाल होगा प्रोकैरियोटिक कोशिका का। कोशिका का पावर हाउस किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। क्यों बोलते थे, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ही कोशिका को ऊर्जा देता है। ये भी तो कोशिका है ना, कोई भी कोशिका है तो कोशिका ही ना। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है तो इसको एनर्जी कहां से मिलेगा, इस कोशिका को कैसे कार्य कर पाएगा, कैसे जीवित रहेगा। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता, इसमें नहीं पाया जाता है। तो इसमें एक दूसरा संरचना पाई जाती है जो है मिसोसोम, जिसका कार्य माइटोकॉन्ड्रिया की समान ही है। माइटोकॉन्ड्रिया कार्य करता है श्वसन और ऊर्जा का उत्पादन करता है यूकैरियोटिक कोशिका में। इसमें नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें पाया जाता है मिसोसोम। ये भी कार्य करता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में, श्वसन और ऊर्जा उत्पादन का कार्य करता है। ये क्या है मिसोसोम, देखिए ये जो है प्लाज्मा झिल्ली यानी कोशिका झिल्ली, इसी में अंतर्वलन पाया जाता है, इसी में फोल्ड पाया जाता है, उसी को बोलते हैं मिसोसोम। अलग नहीं है, देखिए यहाँ पे फोल्ड पाया जाता है, इस इमेज में भी देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मुड़ा हुआ है, फोल्ड है, इसी को बोलते हैं मिसोसोम, जिसका कार्य जो है माइटोकॉन्ड्रिया की तरह होता है। अब इस डायग्राम में देख लेते हैं, याद रखिएगा, कोई पूछ देता है कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में अद्वितीय रूप में क्या पाया जाता है, तो मिसोसोम है ना, एक प्लाज्मिड भी।
जो कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। इस डायग्राम से ये बात तो कर ही लिए कि इसे कोशिका प्रोकैरियोटिक कोशिका झिल्ली में प्रोकैरियोटिक कोशिका के कोशिका झिल्ली में अंतर्वलन पाया जाता है, अंदर के फोल्ड पाया जाता है, उसी को बोलते हैं मिसोसोम, जिसका कार्य है श्वसन और ऊर्जा उत्पादन करना। और ये जो अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ प्लाज्मिड पाया जाता है। इस चार्ट से हम बात को समझते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक अनुपस्थित, इसमें केंद्रक उपस्थित होता है। इसमें एक जो डीएनए है हिस्टोन प्रोटीन रहित है, इसमें डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन युक्त है। डीएनए नहीं है तो इसमें एकल गुणसूत्र पाया जाता है, इसमें कई गुणसूत्र पाया जाता है। इसमें किसी भी प्रकार कोशिकांग नहीं पाया जाता है, सिर्फ एक राइबोसोम पाया जाता है, तो वो में S70S, इसमें ATS, बाकी कोई भी कोशिकांग नहीं पाया जाता है। जैसे मैं लिखा हुआ है यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, कुछ नहीं पाया जाता है। इसमें सभी कोशिकांग पाया जाता है। और इसमें माइटोकॉन्ड्रिया जो है श्वसन ऊर्जा को उत्पादन करता है, इसमें मिसोसोम वो कार्य करता है। ठीक है, अब इसी बात को यहाँ पे हम चार्ट में एक वेन डायग्राम में लेके आ गए हैं। ठीक है, ताकि आपको याद लंबे समय तक रहे। ये हुआ इसका मतलब कि सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में, ये होगा इसका मतलब केवल यूकैरियोटिक कोशिका में। तो मिसोसोम केवल प्रोकैरियोटिक में, प्लाज्मिड केवल प्रोकैरियोटिक कोशिका में। और यहाँ देखिए केंद्रक केवल यूकैरियोटिक में, केंद्रक है तो केंद्रक झिल्ली भी इसी में खाली होगा, उसमें नहीं होगा। बाकी अन्य जो है सब में पाया जाता है, दोनों में पाया जाता है। जैसे कोशिका भित्ति दोनों में पाया जाता है, लेकिन यहाँ पे सेलुलोज का बना होता है, इस पर पेप्टिडोग्लाइकन का। डीएनए यहाँ पे हिस्टोन प्रोटीन रहित है, यहाँ पे युक्त है। राइबोसोम दोनों में पाया जाता है, यहाँ पे 70S है और यहाँ पे 80S, मगर पाया जाता है दोनों में। यहाँ पे झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाया जाता, यहाँ पे सभी प्रकार के कोशिकांग पाया जाता है। झिल्ली युक्त मतलब एकल झिल्ली भी और दोहरी झिल्ली भी। और सिर्फ एक झिल्ली रहित में एक ही पाया जाता है, ये क्या था, झिल्ली रहित है राइबोसोम। राइबोसोम जो है वो तो झिल्ली रहित है ना, और ये झिल्ली रहित ये भी है सेंट्रोसोम, लेकिन ये नहीं पाया जाता है। ठीक है, एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में सेल वॉल पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाया जाता है, कोशिका भित्ति। लेकिन माइकोप्लाज्मा प्रोकैरियोटिक कोशिका ही है, लेकिन इसमें सेल वॉल नहीं पाया जाता है। ठीक है, ये एसएससी CGL 2017 में प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न था कि किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है। ये था पूरी कोशिका। अब हम प्रश्न देख लेते हैं प्रीवियस ईयर, है ना। देखते हैं प्रश्न बनाते हैं। कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। नेक्स्ट देखते हैं। रॉबर्ट हुक ने 1665 में माइक्रोस्कोप से खाली जगह के निरीक्षण करते हुए कोशिका की खोज की थी। किसका निरीक्षण करते हुए, कॉर्क के टुकड़े पर, है ना। कॉर्क की एक पतली परत लिए थे, उसी पर उन्होंने देखा था मधुमक्खी के छाते की तरह। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाता है, जल। जल में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है, कोशिका में सर्वाधिक मात्रा में जल पाया जाता है 70 से 90%। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है, कोशिका, यही से जीवन की शुरुआत होता है। कोशिका सिद्धांत का प्रस्ताव किसने दिया था, स्लाइडेन और सवान ने। लेकिन इनका कोशिका सिद्धांत विषाणु पर लागू नहीं होता। अब इनका सिद्धांत क्या नहीं बताने में असफल रहा था कि नई कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। रडोल्फ विर्चो ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है। यानी स्लाइडेन और सवान का कोशिका सिद्धांत ये नहीं बता पाया था कि नई कोशिका कैसे जन्म लेता है। रडोल्फ विर्चो ने बता दिया था। कब बताया था, 1855 में। यही बात हम कह रहे थे कि डेट भी पूछा हुआ प्रश्न है। स्लाइडेन और सवान द्वारा दिया गया कोशिका सिद्धांत किस पर लागू नहीं होता था, विषाणु पर, वायरस पर लागू नहीं था। क्यों नहीं होता, क्योंकि इसमें कोशिका संरचना नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे बड़ी कोशिका मानव शरीर में अंडाणु, ओवम, और सबसे छोटी शुक्राणु। केंद्रक और कोशिका झिल्ली, यह देखिए, ये हो गया कोशिका भित्ति, ये हो गया कोशिका झिल्ली, और इसके अंदर केंद्रक, और इसके बीच में जो द्रव पाया जाता है उसी को तो बोलते हैं ना कोशिका द्रव। कोशिका झिल्ली और केंद्रक के मेद, केंद्रक और कोशिका झिल्ली के बीच मौजूद जेली जैसा पदार्थ को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव, है ना। डायग्राम से बोले थे ना, समझाया था आपको। प्रोटोप्लाज्म शब्द किसने दिया था, पुरकिंजे ने। पूरा नाम याद नहीं रखना है, बस पुरकिंजे याद रखिए, है ना। पादप कोशिका की भित्तियां बनी होती है सेलुलोज की। पादप कोशिका की जो भित्ति होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज की। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है दोनों, प्रोटीन और लिपिड दोनों से। पानी की कमी के कारण कोशिका की संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, प्लाज्मोलाइसिस। जब हम प्लाज्मा कोशिका को अति सांद्र घोल में डालते हैं तो उसमें से जल निकलने लगता है और वो सिकुड़ जाता है, फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। इसी को बोलते हैं प्लाज्मोलाइसिस। और ये जो है वही प्रश्न है, मगर ये तनु घोल में है।
है ना, अति सांद्र घोल एक तनु घोल में। ये प्रश्न यही है कि पादप कोशिका कोशिका कवक कोशिका जीवाणु कोशिका को एक अत्यधिक तनु घोल में डालते हैं, माध्यम में डालते हैं, तो क्या होता है कि दोनों अवशोषित करेंगे पानी को, जंतु कोशिका भी पादप कोशिका भी, लेकिन जंतु कोशिका फट जाएगी, पादप कोशिका नहीं फटती है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि इसमें कोशिका भित्ति पादप कोशिका में पाया जाता है, इसलिए वह नहीं फटता, उसको दाब को सहन करने में सहायता करता है। निम्न में से किसे कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, सुनना है। माइटोकॉन्ड्रिया किसी झिल्ली से बंधा नहीं होता है, गलत। माइटोकॉन्ड्रिया में कोई झिल्ली नहीं होता है, दोहरी झिल्ली होता है, गलत हो गया। माइटोकॉन्ड्रिया केवल जीवाणु में मौजूद होता है, जीवाणु तो प्रोकैरियोटिक कोशिका है, उसमें तो माइटोकॉन्ड्रिया पाया ही नहीं जाता है, गलत हो गया। बाहरी झिल्ली के बिना माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोप्लास्ट कहते हैं, सी सही है। डी देख लेते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया सभी जीवित कोशिकाओं में मौजूद है, गलत है, सभी जीव में कोशिका में थोड़ा ना पाया जाता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में तब नहीं पाया जाता माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका की ऊर्जा मुद्रा किसे कहते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी को, एटीपी का ही नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। कोशिका का ऊर्जा मुद्रा क्यों कहते हैं? क्योंकि कोशिका जो है ऊर्जा का उपयोग एटीपी के रूप में ही करता है। पर्णहरित वर्णक कोशिका के इनमें से किस घटक में मौजूद होता है? तो हरित लवक में, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट का। निम्नलिखित में से कौन सा पादप कोशिका में स्टार्च प्रोटीन, देखिए स्टार्च प्रोटीन और तेल यानी वसा का संग्रहण करता है, कौन करता है? लिकोप्लास्ट, वर्णी लवक, सॉरी अवर्णी लवक, लिकोप्लास्ट, ठीक है। कोशिका में केंद्रक के अलावा, देखिए पूछ दिया ना कि केंद्रक के अतिरिक्त किन दो कोशिकांगों के अपने डीएनए और राइबोसोम है? तो दो कोशिकांग, माइटोकॉन्ड्रिया और लवक, बोले थे ना कि लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में पाया जाता है डीएनए और राइबोसोम भी। क्लोरोफिल में निम्न में से कौन सा तत्व उपस्थित होता है? मैग्नीशियम। पुटिकाओं, पुटिका मतलब एक पैकेट है ना, झिल्ली युक्त एक पैकेट। पुटिकाओं में प्रोटीन और लिपिड के परिवहन, संशोधन और पैकेजिंग के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग उत्तरदायी है? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन अवस्था बनाता है और गोल्जी बॉडी उसको संग्रहित पैकेजिंग करके उसका स्रवण करता है। गोल्जी बॉडी, गोल्जी काय। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्मघाती बैग है? मतलब किसको कहते हैं आत्मघाती बैग? लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कचरा निपटान भी कहते हैं क्योंकि ये साफ सुथरा भी रखता है। खाली जगह कोशिका की एक प्रकार की अपशिष्ट निस्तारण प्रणाली, निस्तारण प्रणाली या सफाई कर्मचारी बोलिए, है ना, मैंने हमारे देश में है उसी तरह से प्रणाली है, वे किसी भी बाह्य सामग्री के साथ साथ खराब हो चुके कोशिकाओं को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है। तो लाइसोसोम, लाइसोसोम। और इसी को कहते हैं कोशिका का, पशु कोशिकाओं में निम्नलिखित में से कौन सा कोशिका का कचरा निपटान है? लाइसोसोम, है ना, क्योंकि वो साफ सुथरा रखता है इसलिए लाइसोसोम को कोशिका का कचरा निपटान कहते हैं। अपशिष्ट उत्पादों को पादप कोशिकाओं के अंदर कहाँ संग्रहित किया जाता है? तो रसधानियों में, रिक्तिका में, है ना, वैक्यूल में, क्योंकि उसमें पादप कोशिका में लाइसोसोम नहीं पाया जाता, तो वहां पे रसधानी है बड़े आकार का जिसमें अपशिष्ट पदार्थ संग्रहित होते हैं। निम्नलिखित में से किस कोशिका को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहते हैं? राइबोसोम को। प्रोटीन कारखाना, है ना, क्योंकि प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम ही करता है। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की उप इकाई पूछ दिया ना, प्रोकैरियोटिक कोशिका में राइबोसोम कितना पाया जाता है? 70s। इसकी दो उप इकाई 30 और 50 बताया था ना, 50 और 30। कोशिका द्रव क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया के राइबोसोम क्रमशः है। तो कोशिका द्रव में एटीएस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट मतलब लवक के ही प्रकार है, ठीक है। तो एटीएस 70-70, है ना, यानी इसका मतलब हुआ कि कोशिका द्रव में एटीएस पाया जाता है, बताया था ना, क्लोरोप्लास्ट यानी लवक में 70s और माइटोकॉन्ड्रिया में भी 70s पाया जाता है राइबोसोम। किस कोशिका को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? किसको बोलते हैं मास्टर? कोशिका का, या कोशिका का मास्टर, कोशिका का नियंत्रण केंद्र, कोशिका का मस्तिष्क, किसको बोलते हैं? केंद्रक को, न्यूक्लियस को, नाभिक को। ये न्यूक्लियस नहीं लिखा है, ये है न्यूक्लियोलस, केंद्रिका, ठीक है, नाभिक। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, गलत है? पादप कोशिकाओं में जंतु कोशिकाओं की तुलना में छोटी रिक्तिका यानी रसधानी वैक्यूल्स पाई जाती है, गलत है। पादप कोशिका में तो बड़ा पाया जाता है, एक ही पाया जाता बड़ा होता है, तो पहले ही गलत हो गया, बाकी सब सही होगा, देख लीजिए। पादप कोशिकाएं सामान्यतः जंतु कोशिकाओं से बड़ी होती, सही है। जंतु कोशिकाओं में लवक नहीं पाई जाती, एकदम सही है। पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका में नहीं, सही है। उस घटक की पहचान करें जो केवल प्रोकैरियोटिक में द्वितीय रूप में पाई जाती है, मिसोसोम।
मिजोसोम या मिसोसोम बोलते हैं, जो सिर्फ प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है और यही जो है ऊर्जा उत्पादन करता है प्रोकैरियोटिक कोशिका में। निम्नलिखित में से क्या केवल पादप कोशिका में पाया जाता है? केवल पादप कोशिका में पाया जाता है लवक, है ना, जंतु कोशिका में, और एक पाया जाता है कोशिका भित्ति भी। ये था प्रश्न भी प्रीवियस ईयर। तो हम पूरी कोशिका समझ लिए। अब एक कोशिका में एक पॉइंट हमें समझना रह गया, कोशिका का विभाजन, सेल डिवीजन, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। इसका पीडीएफ के लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा।